हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए, आज की जो ये क्लास है ये आपकी ईएमए की है, हिंदी। और इसमें ईएमएसडी, और इसमें हम लेंगे आज ईएमएसडी 04। जी हाँ। और साथ में ही एमएसडी 01, 02, 03 कंप्लीट है। यदि आपने अभी तक वीडियो को वॉच नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में एमएसडी नाम से फोल्डर बना है, उसमें जाकर के आप वॉच कर लीजिएगा। चलिए, आज देख लेते हैं, ले लेते हैं एमएसडी 04, यानी कि नाटक और अन्य जो गद्य विधाएं हैं उसके बारे में। ये आपकी हेडिंग है इस सब्जेक्ट की, एमएसडी 04 की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपकी, बहुत 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 बड़ा ही आपका एक तरह से कह सकते हैं कि एमएसडी 04 है। 6 ब्लॉक है, ऑलवेज की तरह जैसे सभी ब्लॉकों सभी सब्जेक्ट में कोड में होते हैं। बट इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा भी, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से भी इसको बना दिया गया है। आपको सभी कुछ देखना होगा। जैसे भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी यूनिट 1 है, फिर आप पार्ट 1 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत थोड़ा सा लेंदी, बहुत ही बड़ा कर दिया है, बट कोई बात नहीं, आपके इस बड़े सब्जेक्ट को हम छोटे में करेंगे। और इस वीडियो में हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जहां पे समझाने की पॉसिबिलिटी होगी वहां पे एक एक दो दो लाइन में समझा दूंगी, शुरू में ही क्लियर कर दूंगी। ज्यादा समझा पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं और साथ में दो दो लाइनें उनको एक्सप्लेन कर दूं तो आई थिंक्स आपका काम है आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी यूनिट 1 ले लेते हैं, ये आपका है। अब देखो, इसमें आपके लिए क्वेश्चंस यहां से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्रिएट होगा, अगर इस बारे में हम देखते हैं अंधेर नगरी में, तो भारतेंदु और विभिन्न नाट्य परंपराएं मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। भारतेंदु की नाट्य संबंधी दृष्टि क्या है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। तो इसमें आखिर इंपॉर्टेंट है क्या, तो चलो इसको देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए। जैसे यहाँ पे देखो, कभी इन चीजों को भी थोड़ा सा पढ़ा करिए, प्रस्तावना को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी नाटक का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ भारतीय नाट्य कला भी बहुत लंबी। अंधेर नगरी तो हम लोग पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, अब ये एक तरह से कहानी है, आप उसको फिर से रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो। और बहुत से ऐसे इसमें आपको कहानियां मिलेंगी, गद्य मिलेंगे, निबंध संस्मरण मिलेंगे, जो आप बीएसजी में भी पहले हिंदी ली थी उसमें भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में अंधेर नगरी ऐसा नाटक है जिसकी सार्थकता और मूल्यवत्ता समय के साथ बढ़ती गई है। अब समझिए, इसमें से दो क्वेश्चन यहीं पे क्रिएट हो रहा है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी, या फिर अंधेर नगरी नाटक की सार्थकता और मूल्यवत्ता या मूल्यता को समझाइए। लीजिए, महत्ता को समझाइए। यह बताइए कि अंधेर नगरी नाटक का महत्व क्या है आज के समय में देखा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे एक बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें साहित्य और रंगमंच दोनों, यह नाटक अपने लघु आकार में कालजयी होता है, अमर रहता है और आगे बढ़ता जाता है, और एक रंगमंच को क्रांतिकारी मोड़ दे देता है। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, भटकिएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पाठ सामग्री, यानी कि इस इकाई में 4 बातों पर अपनी पाठ सामग्री को इसमें रखा गया है। सबसे पहले भारतेंदु के विभिन्न नाट्य परंपराएं जो है उनके बारे में भी आया है। फिर भारतेंदु की नाट्य संबंधी सोच यानी विचार क्या है, कभी कभी विचार को भी पूछ लेता है, बिल्कुल कभी कभी पूछ लेता है। तो चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट दे देते हैं। पहला दृष्टि को दे देते हैं, हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। जैसे विचार वैसे ही दृष्टि भी पूछ लेता है। तो आप चाहो तो एक क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा क्रिएट कर सकता हो सकता है और देख सकते हो, भारतेंदु की नाट्य संबंधी दृष्टि यानी दृष्टिकोण क्या है। क्लियर। राष्ट्रीय जागरण के माध्यम से, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण के माध्यम से वो एक तरह से नाट्य लेखन को बनाना चाहते थे, और यह भी चाहते थे कि हिंदी का साहित्य संसार भी आधुनिक उच्च कोटि का और समृद्ध हो। ये इतना इतना भी यदि आप यहाँ पे इतनी लाइन भी तैयार कर लेते हो, यदि क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु का नाट्य संबंधी दृष्टिकोण क्या है, विचार क्या है, आप इस 5-6 लाइन में भी इसको लिख देते हैं तो 100% आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि भारतेंदु के लिए साहित्य की जो रचनाएं करते थे, चाहे वो गद्य हो, निबंध हो, जो भी कहानियां लिखते थे, वो उद्देश्यपूर्ण हुआ करती थी, ठीक है ना।
और उनकी गद्य लेखन में यदि देखा जाए, गद्य लेखन में खास तौर पे नाटक को देखा जाए, रिमेम्बर हम सभी को पता है कि गद्य लेखन की विधाएं बहुत सारी होती है ना, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, संस्मरणीय, जीवन वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, सब ये एक तरह से विधाएं हैं। किसकी विधाएं हैं? गद्य लेखन की। तो उसमें एक नाटक विधा भी आता है। तो जो ये नाटक लिखा करते थे तो उनकी चिंताएं आधुनिक हुआ करती थी। नाटक में जो एक सब्जेक्ट, मूल विषय हुआ करते थे, जिस चीज को ये नाटक लिखा करते थे तो आधुनिकता के बारे में सोचा करते थे, प्रेजेंट यथार्थ के बारे में, तो अपने समय और समाज से प्रेरित हुआ करते थे। तो उस समय जो समाज में, उनके परिवेश में घटनाएं होती थी उसके बारे में नाटक लिखने की कोशिश किया करते थे। नाट्य लेखन को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाना चाहते थे। लोगों में एक तो जागरण लाना चाहते थे, जागरूकता, लोगों को जगाने का काम है ना, आँख खोलने का काम, और समाज में परिवर्तन लाने का काम भी करते थे। तो हिंदी का साहित्य संसार भी आधुनिक उच्च कोटि का और समृद्ध हो गया था। ठीक है ना। उन्होंने जो भी कोशिश की, जो भी प्रयत्न किए, जो भी लेखन के काम से प्रयत्न किए, वह एक आंदोलन की तरह थे। तो भारतेंदु के नाटक लेखन में उनका बेधड़क जिंदा दिल व्यक्तित्व, उनके प्रगतिशील चेतना का असर देखने को मिलता है। तो एक तरह से भारतेंदु के नाटक लेखन की विशेषताएं यदि पूछ लेता है तो परेशान मत होना, सबसे पहली विशेषता में लिख देना। देखो, मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ ना उसको आप लोग लिखा करो। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, भारतेंदु के नाट्य संबंधी दृष्टिकोण है, उनके विचार लिखे, या देवनागरी में भी पूछ सकता है उनके विचार क्या थे, है ना। तो इसका आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में से क्रिएट हो जाता है कि भारतेंदु के नाटक लेखन की विशेषताएं क्या है। तो यही विशेषताएं हम आपको, अब इसमें जैसे बेधड़क जिंदा दिल व्यक्तित्व, प्रगतिशील चेतन दे दिया, लेकिन और इसमें और भी इसमें है, जैसे सामाजिक परिवर्तन को आप देख सकते हो, राष्ट्रीय जागरण को आप लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से इसको करके 4-5 हेडिंग में आप तैयार कर सकते हो। तो सामाजिक परिवर्तन और जागरण के लिए भी नाटक को सशक्त माध्यम मानते थे। तो चलो, ये हो गया। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्रिएट करके दे दिए। आप कुछ यहाँ पे और भी ज्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो भारतेंदु के नाट्य संबंधी दृष्टिकोण या विचार, और दूसरा भारतेंदु के नाटक की विशेषताएं कौन कौन सी थी। पहला ये क्वेश्चन से यहाँ पे हमने दे दिया। जैसे अंधेर नगरी के नाटक की गणना भी इस श्रेणी के नाटकों में हम कर सकते हैं जागरूकता लाने के लिए। देखो, राष्ट्रीय नवजागरण से भी एक क्वेश्चन भारतेंदु का पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, और खास तौर पे आपसे ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कि भारतेंदु का अंधेर नगरी नाटक जो है वो राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीय उसमें सामाजिक परिवर्तन राष्ट्रीय जागरण में किस तरह से रोल अदा करता है, या किस तरह से सिद्ध होता है कि अंधेर नगरी नाटक जो है वो राष्ट्रीय जागरण के महत्व को बताता है, राष्ट्रीय जागरण को दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से यहाँ पे बिल्कुल क्रिएट कर सकता है, तो इसका आंसर जो ऊपर बताया वो भी होगा और ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना, राइट। तो इसे जरूर आप तैयार कर लेना, देख लेना। चलिए आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे उनके नवीन नाटक कुछ है, जैसे 5 उद्देश्य उनके हैं: श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता, वही है समाज राष्ट्रीय जागरण, है ना, देश के प्रति प्रेम। तो ये चीजें यहाँ पे आ गई। उसी में अंधेर नगरी नाटक भी इन्हीं चीजों के अंतर्गत आ जाता है। चलिए, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हो गया। विभिन्न नाटक हम नहीं देखेंगे इनके, ठीक है ना। पूछने को तो बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो अगर सभी को ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज रह जाएगी। हाँ, अंधेर नगरी की रचना यहाँ पे दी गई है। तो अंधेर नगरी की रचना अपने में संक्षिप्त कलेवर में गंभीर, सांकेतिक, मनोरंजक और कालजयी नाटक है, और उसके कथा स्रोतों पर आलोचक कई प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। यानी कि गंभीर का मतलब ये कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो प्रेजेंट टाइम के हुआ करते थे, उसको लेकर के उठाया गया था। एक तरह से संकेत, इंडिकेटर का काम भी इस नाटक ने किया था, संख्या ना, और कि राजा ही जब मूर्ख हो तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल जो होता है ना, तो फिर वहां की जनता कैसी हो सकती है, आप समझ सकते हैं, यही चीज है। मनोरंजन भी है, हास्य है, आपको हंसी भी मिलती है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस नाटक को, है ना। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो, एक तरह से कि अंधेर नगरी की नाटक की विशेषताएं भी अगर ये पूछता है तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक ही चीज यहाँ पे होगा, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। कभी कभी उदाहरण भी पूछता है, तो उदाहरण सहित भी, उदाहरण का मतलब होता है कि 1-2 लाइनें आप यहाँ पर उसका लिख सकते हो,
ठीक है ना। तो भारतेंदु भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के द्वारा सुधारवाद का कार्य ही नहीं करते हैं, ना यथार्थ चित्रण करके मुक्त हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने एक आशावादी दृष्टि से मोहग्रस्त, रूढ़िग्रस्त, आपसी फूट से खंडित सशुप्त देशवासियों को जागृत करने का काम किया है। अब देखो ये यहाँ पे एक तरह से उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है, नीचे भी मिलेगा। तो एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भारतेंदु के या फिर अंधेर नगरी का प्रतिपाद्य लिखिए या फिर उद्देश्य लिखिए क्या है। तो अंधेर नगरी जिसे भारतेंदु ने लिखा है, तो भारतेंदु का उद्देश्य क्या था, सिर्फ समाज में सुधार करना नहीं था, और जो उस समय दशा थी, उस समय जो स्थिति थी उसको सिर्फ दिखाना नहीं था, है ना, कि सिर्फ दिखा देना नहीं था, बल्कि एक तरह से लोगों में जो आशावादी दृष्टि से मोहग्रस्त हो गया था उन्होंने, और जो रूढ़िग्रस्त लोग थे, यानी कि अंधविश्वासी जो लोग थे, आपस में फूट डालने वाले जो काम करते थे, विरोधी का काम करते थे, और एक तरह से सोने वाले लोग होते थे जिनको देश के प्रति कोई मोह माया ही नहीं थी, देश के प्रति कभी वो जागरूक ही नहीं हुए कि उनको जगना है, कुछ करना है। अंग्रेज उस वक्त आ चुके थे, है ना, तो इनको जागृत करने का इन्होंने काम किया था। तो यह रचना व्यापक स्तर पर उदासीनता और जड़ता को तोड़ने और मुक्त की मानसिकता तैयार करने का काम करती है। अब देखो यहाँ पे यदि आप इस चीज को समझ लेते हो, इतना अपने दिमाग में बिठा लेते हो, और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अंधेर नगरी से प्रतिपाद, उद्देश्य, भाव, इन चीजों को लेकर के, सार्थकता को लेकर के, महत्व को लेकर के पूछता है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता है कि किस चीज को लेकर के, किस सोच को लेकर के ये नाटक लिखा गया था। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे सारांश भी आ गया है। जैसे यहाँ पे है कि भारतेंदु की नाटक का उद्देश्य था, यानी उद्देश्य को लेकर के लिखा गया था, मनोरंजन भी था, तो रंगमंची पक्ष भी हम उसको नहीं कम नहीं कर सकते हैं। नाटक है तो नाटक में रंगमंच तो होता ही होता है ना। तो ये हो गया आपका, तो पहला क्वेश्चन इसमें से यही क्रिएट होगा, ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। उद्देश्य आप इसमें से ले लीजिए, जो मैंने विशेषताएं बताई हैं उनको आप ले लीजिए। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लेंगे, क्योंकि एक में ही नहीं है, अब सेकंड इसी का लेंगे हम, अंधेर नगरी का सामाजिक यथार्थ। क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ को समझाइए, या फिर अंधेर नगरी और भारतेंदु का वैचारिक परिप्रेक्ष्य क्या है लिखिए। ये इस तरह के क्वेश्चंस यहीं से क्रिएट किए जाते हैं। कभी भी पेपर बनाने वाला अंदर नहीं जाता है, बस ये यहीं से क्वेश्चन ले लेता है, जो रूपरेखा होती है इसी से उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे तैयार है, 2 से ज्यादा भी मैंने बल्कि तैयार कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे इसमें अंधेर नगरी की नाट्य शिल्प की विशेषताएं, पहला क्वेश्चन क्रिएट हो गया, है ना। तीसरी देखिए, इस खंड की तीसरी इकाई में, अभी तो हम दूसरी पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरी इकाई हो गई है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, समय हम नहीं देखेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। हाँ, अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ क्या है, इस चीज को हम देख लेते हैं। अब देखो, यथार्थ का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम का, वर्तमान का, यानी कि इस वक्त का यथार्थ यही है कि जो घटनाएं उस वक्त घटित हो रही थी, और उस वक्त वही, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों का टाइम था, जमींदार थे, सब लोग थे, है ना। कहीं कहीं पे राजाओं का भी टाइम उस वक्त था। अंग्रेज ने राजाओं के अंदर रहते हुए तो शासन किया था ना, और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, है ना। तो वो यथार्थ था, और उस समय यथार्थ को, वर्तमान को लेकर के एक तरह से ये कहानी लिखी गई थी। उन्होंने जो शाही नाटक जो था इन्होंने उसको लिखा था, और यहाँ पर एक तरह से कहानी दे दी गई है कि यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि बहुत बड़ा गंभीर कथानक नहीं है, कोई बहुत बड़ा, है ना, दृष्टांत में कि जो महंत होता है अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास को लोभी प्रवृत्ति से बचे रहने का उपदेश देकर सुंदर नगर में भेजता है। अब इसे थोड़ा सा पढ़ लो। अब क्यों पढ़ लो, क्योंकि व्यक्त यथार्थ पूछेगा तो बताना ही है आपको। यदि मान लीजिए कथानक भी पूछ लेता है, कथानक का मतलब कथा क्या है, शॉर्ट में, संक्षिप्त में, तो ये आप लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, मैं तो बोली थी कि मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, और इसको वीडियो को पॉज करके ना आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर, थोड़ा सा बहुत कुछ ज्यादा, हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा हो गया। चलिए, तो गोवर्धन शहर के रंग ढंग से बहुत प्रभावित होता है, खुश हो जाता है, वो उसी नगर में रहना चाहता है, लेकिन महंत उसे सावधान करता है, लेकिन वह नहीं मानता है, ठीक है ना, राइट। और गोवर्धन उस बाजार के आकर्षण में खुश हो जाता है, वह हर चीज टके सेर बिकती है, जहां पर हर चीज टके सेर में बिकती है।
और वह उसी नगर में रहने लगता है और मिठाई व दूसरी चीजों का भरपूर उपयोग करने लगता है, प्रयोग करने लगता है, खाता पीता है। वहां राज दरबार में एक मुकदमा आता है और मुकदमे का वर्णन उस राज व्यवस्था की न्याय प्रक्रिया का असली चेहरा सामने ला देता है। यानी जो एक तरह से मुकदमा आता है, मुकदमे के अंतर्गत जो काम होता है वह यह सिद्ध करता है कि वहां का न्याय कानून क्या बना हुआ था। और दीवार गिरने से बकरी की मौत का मुकदमा आता है। गोवर्धन दास को फांसी देने का फैसले पर खत्म होता है। गोवर्धन का बकरी और मौत से दूर दूर तक का संबंध नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति को फांसी दी जानी है उसका गला फांसी के फंदे के नाप से बहुत दूर था। न्याय की मांग है कि अपराध की सजा तो दी ही जानी चाहिए, इसलिए खा खा कर मुटियाया हुआ गोवर्धन पकड़ लिया जाता है और अपने को निरापराध यानी कि मुक्त करने के लिए, अपराध से मुक्त करने पकड़े जाने पर गोवर्धन को अपने गुरु की याद आती है। अपराध है ना, मतलब उसने अपराध नहीं किया तब भी वो पकड़ गया और वह उनका स्मरण करता है। महंत वहां पहुंचते हैं जहां गोवर्धन को फांसी चढ़ाई जाती है। दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं कि फांसी पर वह चढ़ेगा। राजा उसके झगड़े को समझ नहीं पाता और जानना चाहता है कि वे क्यों लड़ रहे हैं। तब महंत बताता है कि वह इस समय ऐसी साहित्य यानी कि अवस्था में है जो माने मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मतलब ऐसा उसने बताया कि जो मरेगा वो सीधे कहा जाएगा बैकुंठ जाएगा, मोक्ष मिलेगा उसको, है ना। और फांसी पर चढ़ने के लिए से उतावले हो रहे हैं, लेकिन बैकुंठ जाने के लालच में राजा शंख को फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश दे देता है। ये है तो अंधेर नगरी के से अतिरंजित या अयथार्थ वाले, यानी कि अब ये तो रियल में नहीं होता। अयथार्थ, यथार्थ का मतलब वर्तमान प्रेजेंट होता है, जो घटना है उसमें घटित होती थी, लेकिन ये तो होता नहीं था ना। तो अयथार्थ और अतिरंजित जिस पर आप यकीन ही न कर सको। कथानक में मौजूद व्यंग को दर्शक शीघ्र ही पहचानने लगते हैं, है ना। और अंधेर नगरी की संपूर्ण कथा को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग का चित्रण, दूसरे भाग में मुकदमे की कार्रवाई, तीसरे भाग में गोवर्धन को फांसी पर चढ़ाया जा रहा। यदि अंतर वस्तु आता है तो इन तीनों भागों को आप एक्सप्लेन करके लिख देना। अंतर वस्तु का मतलब यही होता है, तो अंतर वस्तु में लिख देना कि इस कथा को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहले भाग में जो बताया गया उसको एक्सप्लेन कर देना, कहानी तो अब पता चल गई ना। तो ये होता है। तो अंधेर नगरी के अंदर अव्यवस्था का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। तो ये व्यक्त यथार्थ हो गया आपका अंधेर नगरी का, ठीक है। कभी कभी इसमें विशेषता भी पूछता है अंधेर नगरी का। तो सबसे पहली बात कि नाट्य समसामयिक संदर्भों पर जीवंत नाटक है। पहली विशेषता ले लीजिए, एक्सप्लेन नहीं करूंगी अब इन्हें क्योंकि बहुत टाइम इसी में हो गया। अभी बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर अंतर्वस्त्र की तुलना देखो, अंतर्वस्त्र भी आपसे पूछेगा तो जो लिखना, जो क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया है। फिर सामंत शाही राज व्यवस्था से संबंध है कथा, दूसरी विशेषता इसकी हो गई, ठीक है ना। इसकी शैली जो है लोक नाट्य शैली पर आधारित है ये। और भी जब आप इसको यथार्थ को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया अंधेर नगरी में। चौथी विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही है जो विशेषताएं आपको यहाँ से निकालनी पड़ेंगी और आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक तरह से देख लो ये विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, तो इसको आप इसमें भी लिखोगे, व्यक्त यथार्थ में भी लिखोगे और साथ में विशेषता में भी कि नौकरशाही की तीखी आलोचना, ठीक है ना, ये विशेषता के अंतर्गत भी आ जाएगा बिल्कुल। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। वैचारिक परिप्रेक्ष्य भी आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। वैचारिक परिप्रेक्ष्य का मतलब ये होता है कि अंधेर नगरी के अंतर्गत भारतेंदु ने अपने क्या विचार रखे हैं, क्या दृष्टिकोण रखे हैं। तो अंधेर नगरी इसलिए अंधेर नगरी नहीं है कि वहां का राजा बुद्धिहीन और नौकरशाही चालक था, उसके पास दिमाग नहीं था या उसके बहुत सारे नौकर चालक थे, वही सब काम किया करते थे। अंधेर नगरी नाम इसलिए भी है कि अंधेर नगरी है, क्योंकि इसलिए भी है ना क्योंकि भारतेंदु के अनुसार उसमें धर्म और अधर्म में अंतर नहीं किया जाता था। जैसे बोल देते ना अंधेर हो गया, मतलब कि एक तरह से पानी सिर से ऊपर चला गया, सही गलत की पहचान नहीं होती थी। तो एक क्वेश्चन देखो, भारतेंदु का वैचारिक परिप्रेक्ष्य, भारतेंदु का विचार दृष्टिकोण, ये आंसर यहाँ पे हुआ। दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे बिल्कुल पूछ सकता है सार्थकता को लेकर के कि क्या अंधेर नगरी जो नाटक है, क्या वो जो मतलब कि जो ये शीर्षक है क्या वो सार्थक है, तो बिल्कुल सार्थक है ना, बिल्कुल सार्थक है। क्यों सार्थक है नाम अंधेर नगरी, क्या सही सिद्ध होता है, बिल्कुल सही सिद्ध होता है। धर्म धर्म में अंतर नहीं है, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं किया जाता है, कुल मर्यादा एक तरह से हट गई है ना। और ये चित्रण जो है काल्पनिक नहीं है, तो लेखक अपने समय की समझ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको देख लो, और यदि आलोचना भी की जाती है तो आप इसे देख सकते हैं। तो आलोचना का जायजा, तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, तो आलोचना से भी एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
टके शेर भाजी टके शेर खाजा के कथन को नया अर्थ देता है। बिल्कुल, ये देखो क्वेश्चन सवाल कैसे नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, लिख देगा टके शेर भाजी टके शेर खाजा के कथन को सिद्ध कीजिए। तो अब मतलब सभी वस्तुओं के एक दाम से नहीं है, हर चीज बेची और खरीदी जा सकती है, और इससे विशेषता युग के बदलने की सूचक होती है, बदलने का एक तरह से इंडिकेटर होता है, पहचान है, और पूर्व से अंतर दिखाने वाली भी विशेषता यहाँ पे आ जाती है। और समाज में जो पहले से कुछ चीजें विद्यमान थी वो भी बिल्कुल अलग हो गई हैं, ठीक है ना। और अंग्रेजों के आने के बाद से ये हुआ, सामंतवादी व्यवस्था के आने के बाद से हुआ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आलोचनात्मक कथन भी यदि पूछता है तो इस राज्य व्यवस्था की आलोचना इस बात को लेकर कर रहे हैं कि यह विवेक के आधार पर मनुष्य मनुष्य में अंतर नहीं किया जा रहा है, यह मूर्ख और पंडित में, कौवे और कोयल में अंतर करने का विवेक इसमें नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था जिसमें इस तरह का विवेक ना हो निश्चय ही कुव्यवस्था कहलाएगी। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंधेर नगरी की आलोचनात्मक व्यवस्था, आलोचनात्मक व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो यही है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा लिख करके आलोचनात्मक व्याख्या कर दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। क्लियर? चलिए आ जाइए, अब आगे चलते हैं। बहुत डिटेल में समझाऊंगी आपको, बहुत आसानी से समझाऊंगी, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल सीधे पूछेगा, अंधेर नगरी की व्यंग विडंबना, विडंबना को ना पूछ के अंधेर नगरी की व्यंग व्याख्या पूछ सकता है, क्योंकि एक तरह से जो नाटक लिखा गया है ये व्यंग प्रधान है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? समाज की और राजनीति की चेतना को जगाना, दिखाना, बताना, ठीक है ना। और इस तरह से व्यंग के माध्यम से आप हंसो भी और किसी को बुरा भी ना लगे और समझ में भी आ जाए, व्यंग्यात्मक नाटक है। और गंभीर व्यंग हमेशा सार्थक आलोचना का, गंभीर प्रतिक्रिया का, चुभन का काम करता है, जो मैंने आपको कहा है ना। कुछ चीजें होती हैं, कभी कभी हम लोग किसी के ऊपर क्या करते हैं, डायरेक्ट उस चीज को नहीं कह सकते कि शायद सामने वाले को बुरा लगे, तो व्यंग में कह देते हैं, हंसी मजाक में कह देते हैं, और फिर टाल भी देते हैं कि यार मैंने तो हंसी मजाक में कहा था। तो ये काम होता है। तो ये रचनाकार के अनुभव और उसकी रचना दृष्टि, उसकी जो समीक्षा करने की शक्ति होती है, संवेदना जो होती है, उसका प्रमाण होता है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है व्यंग अंधेर नगरी का, तो इसको भी आपको यहाँ पर देखेंगे। हास्य, व्यंग, कटाक्ष, भर्त्सना, चुनौती, चेतावनी के स्वरूप में चलता रहता है ना। तो देखिएगा, व्यंग से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। पॉज करिए और यहाँ पे कम से कम आप 20-25 लाइन तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। राइट। अंधेर नगरी को व्यापक रूप पे तौर पे देखें तो समकालीन राज्य व्यवस्थाओं पर व्यंग के रूप में भी देखा जाता है। मैंने कहा ना, यथार्थवादी नाटक है, यथार्थवादी से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप यही लिख देना, व्यंग वाले में सच चीज को लेकर के लिखा गया। टके पर आधारित राज्य व्यवस्था पहले ज्यादा हुआ करती थी, पहले टका ही तो चलता था ना, और नौकरशाही को और ताकतवर बनाया जाता था, और आम आदमी की मुश्किलों को इजाफा किया जाता था। तो ये देख लेना, व्यंग वाला एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब यहाँ पे आगे देख लेते। तो हमने आपको इसका प्रतिपाद्य शीर्षक भी बता दिया। समसामयिक संदर्भों पर आधारित ये नाटक है, यानी कि यथार्थ पर नाटक है, तो इसको भी आप चाहो तो पास करके पढ़ लेना, ठीक है ना। कथानक की जानकारी, कथानक क्या अंधेर नगरी का, तो व्यक्त यथार्थ वाला जो है वही आपको कथानक मिल जाता है, और सिर्फ वहीं तक वो सीमित नहीं होता है यथार्थ पे, बल्कि वो गतिशील भी होता है और आगे भी बढ़ता रहता है। और भारतीय न्यूज नाटक में राजनीतिक सामाजिक दृष्टि को भी लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड यूनिट। अब चल देते हैं इसमें थर्ड में। अब थर्ड में देख लेते हैं कि थर्ड में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी अंधेर नगरी चलेगा, इसीलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं। अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प देख लेते हैं, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा अंधेर नगरी की नाट्य शिल्प की विशेषताएं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इसको देख लेते हैं। तो अब इसमें से देखो, वही है हास्य के बारे में जो मैंने बताया था, मैंने सिर्फ इसमें टिक लगाया है ना। तो इसे हास्य के बारे में आप इसको तैयार कर लेना। पहली बात, यहाँ पर पात्र तो हालांकि कभी पूछता नहीं है, फिर भी कहानी भी पढ़ के बताई। गोवर्धन दास महंत, दो लोग होते हैं, है ना, जो एक तरह से महंत का जो शिष्य होता है गोवर्धन दास, है ना, तो उसके और इन दोनों के ऊपर पूरी कहानी होती है। तो थोड़ा सा प्रहसन के बारे में मुझे नहीं लगता है, हालांकि मैंने सोचा था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसे छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अंधेर नगरी का जो केंद्रीय चरित्र कौन है, प्रमुख पात्र, तो गोवर्धन दास है,
ठीक है, उसी के ऊपर पूरी कहानी डिपेंड करती है। तो अंधेर नगरी का नायक जो होता है वही है गोवर्धन दास। तो इसमें से तो यही क्वेश्चन अभी देखते हैं, आपको बताते हैं यहाँ। चलो, अंधेर नगरी की नाट्य शिल्प की विशेषता, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, नाट्य शिल्प की विशेषता कौन कौन सी है। तो देखो, नाट्य शिल्प जो है अत्यंत लचीला होता है, सरल होता है, आकर्षक और गत्यात्मक होता है। अब यही नाट्य शिल्प की विशेषता है, नाट्य शिल्प की विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प की जो विशेषता है, यहीं से आपको मिल गया है। पहला लचीला, दूसरा सरल, तीसरा आकर्षक और गत्यात्मक। और भारतेंदु ने इनमें से किसी एक प्रकार के परंपरागत अथवा आधुनिक शिल्प का प्रयोग नहीं किया, बल्कि नाटक को रूढ़ियों से एक प्रचलित ढांचे से मुक्त रखा है, ठीक है ना। तो इसमें ग्रहण वृत्ति, रचना वृत्ति को स्पष्ट करता है, ग्रहण वृत्ति और रचना वृत्ति इसमें पाई जाती है। तो एक तो ये देखो आपका हो गया, यहां से ले लेते तो खुलापन और ताजगी देखने को मिलता है, ये एक तरह से विशेषता हो गई। फिर अंधेर नगरी की नाट्य शिल्प की विशेषता में अंतर्निहित लोक धर्मी चेतना दूसरी विशेषता हो गई, जिसमें खुलापन, गायन, नृत्य, काव्य, ये चीजें इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। कथा, विन्यास, संयोजन, ये तीसरी विशेषता हो गई। इसलिए मैं बोलती हूँ कॉपी पेन लेके बैठिए, जो मैं विशेषताएं बताती हूँ लिखते हुए चलिए, और इसे डिटेल में इसको पहुंच करके पढ़ लीजिए। तो ये विशेषताएं आपकी इसमें हो गई, ठीक है ना। ओके, चलो, ये लोक नाट्यों से प्रेरित लिखी गई कहानी, आप चाहो तो चौथी विशेषता भी ले लो, ठीक है ना। ओके, चलो, तो ये हो गई विशेषता। अंधेर नगरी का रूप विधान, रूप विधान तो मुझे नहीं लगता है कि रूप विधान यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, रूप विधान नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया, तो ये यहाँ पे हो गया भाषिक। क्या भाषा का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाषिक प्रयोग का मतलब अंधेर नगरी में भाषा को लिखिए। अंधेर नगरी की भाषा कैसी है, देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे सेंस भी लगाओगे तो आप बड़े आराम से लिख लोगे कि अंधेर नगरी जो है वो एक गांव की कहानी है, ठीक है ना। तो 100% मुहावरे, लोकोक्तियां यहाँ पे देखी गई हैं, पाई गई हैं, और गांव की कहानी है तो सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो सीधी सी बात है, सीधी और सरल भाषा है। तो इस तरह से करके इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो भारतेंदु के हर नाटक भाषा में वैशिष्टता के कारण, विशेषता के कारण विश्वसनीय लगने लगता है। नाटक के लिए विभिन्न प्रकार की भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं। भाषिक संरचना और भाषा जो है क्या है एक के, तो ये आप देख लो, इसमें उर्दू, अंग्रेजी, देशज और प्रादेशिक भाषाओं और स्थानीय बोलियों का मिश्रण है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इन चीजों को लिख करके आप एक्सप्लेन कर दीजिए। कुछ एग्जाम्पल भी ले लीजिएगा, मुहावरे भी इनमें देखने को मिलते हैं, जिससे भाषा में सार्थक और सृजनात्मकता भी, क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये हो गया भाषा के सजीव, तीखा, कलात्मक उदाहरण इन्होंने कई जगह पे दिया है। कहीं कहीं पे बनी बनाई भाषा और क्रूर व्यवस्था पर हस्तक्षेप किया है। तो ये हो गई यहाँ पे भाषा, ठीक है ना, राइट। चलो, तो भाषा को भी थोड़ा सा आप देख लेना। ये हो गया यहाँ पर रंगमंची प्रस्तुति का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि एक तरह से, क्योंकि नाटक है तो हम सभी को मालूम होता है कि नाटक जो होता है रंगमंची प्रस्तुति है, यानी कि रंगमंच पर ही दिखाई जाने वाली चीजें होती है, ठीक है ना। तो नाटक शब्द का अर्थ क्या होता है, नट लोगों की क्रिया होती है, तो रंगमंच में ही होती है। रंगमंच के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो अंधेर नगरी ना तो विशिष्ट और अभिजात मंच का नाटक है, ना मात्र लोक मंच का नाटक है, आधुनिक और यथार्थ मंच का नाटक भी है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे एक लेसन ही आपके इसमें दिया हुआ है। तो इसमें से बस इतना ही क्वेश्चन आपके में दिया है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। रंगमंच में देखो तो, ठीक है ना, नाट्य शिल्प विधान में ये चीजें जो ऊपर हम बता करके आ गए हैं, डिटेल में भी आप यहाँ पे और देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको रंगमंच के बारे में लिख जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछेगा रंगमंच के बारे में, बिकॉज ये नाटक है, ठीक है ना। तो रंगमंच के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो रंगमंच के बारे में यहां से आप देख लेना। क्लियर। तो इस तरह से, तो उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, रंगमंच के बारे में बता दिया मैंने, विशेषताएं भी आपको बता दी, ठीक है ना। प्रहसन वही है, व्यंग के रूप में जब आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा व्यंग के बारे में, क्योंकि व्यंगात्मक नाटक है इसलिए तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया है ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब इसमें आप चाहो तो इसको भी देख लेना कि अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की तरह उसका रूप विधान भी मौलिक, लचीला और विलक्षण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है। तो ये हो गया आपका अंधेर नगरी का। अब चलो देख लेते हैं, जैसे हिंदी की नाट्य परंपरा को अंधेर नगरी ने किस तरह से प्रभावित किया। तो ये हिंदी का पहला अपना नाट्य एक ऐसा लेखक है जो व्यंग के रूप में लिखा गया है। अंधेर नगरी की हिंदी नाट्य कला की विभिन्न जरूरतों के अनुसार नाटक के रूप विधान को उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अंधेर नगरी हिंदी की नाट्य परंपरा को किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया, इसी चीज को आपको लिखना है, ठीक है ना, राइट, इस चीज को लिखना है। और इसकी रंगमंची प्रस्तुति जो होती है व्यंग्यात्मक
रूपक वैदिक यानी व्यंग्य के माध्यम से, और जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान के अनुभव थे उनसे सजाई गई है, लिखी गई है, ठीक है ना। तो समकालीन हिंदी रंगमंच का इस नाटक की यक्षगान शैली, नाटक शैली, पारस शैली, यथार्थवादी शैली, नुक्कड़ नाटक, हास्य नाटक आदि शैलियों को एक तरह से प्रस्तुति देती है। तो नाटक की सर्वकालिकता, सांस्कृतिक क्रांति चेतना का खुलकर सामने आती थी। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका नाट्य शिल्प जो है वो आप तैयार कर लो, और साथ में ये किस तरह से हिंदी नाटक की परंपरा को प्रभावित करता है ना, या रंगमंची विशेषताओं की दर्शन नगरी के महत्व का उल्लेख किया। तो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट दोनों बन जाते हैं, और दोनों हमने भी क्वेश्चंस रखे हैं। चलिए नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त, यानी कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, इसमें से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना, स्कंदगुप्त के बारे में। चलिए, सोच प्रसाद का नाटक संबंधी सोच, मैं चिंतन चाहो तो आप देख लेना चिंतन का आधार क्या था, अदरवाइज मैं इसको इंपॉर्टेंट में मैंने नहीं रखा है, ठीक है ना, क्योंकि प्रसाद नाटक को कला का विकसित रूप मानते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन बिल्कुल कह सकता है, पूछ सकता है कि प्रसाद जो है नाटक को कला का विकसित रूप क्यों मानते हैं, समझाइए। प्रसाद नाटक कला का विकसित रूप मानते हैं, किस तरह से बताइए। तो उनके विचार आपको देने हैं, तो ये विचार यहीं पे हैं। तो यदि क्वेश्चन एक क्रिएट कर सकता है कि नाटक संबंधी चिंतन क्या है, या प्रसाद का नाटक संबंधी सोच क्या है, विचार क्या है, या फिर कला का विकसित रूप मानते हैं नाटक को, क्यों समझाइए, अपने विचार में व्यक्त कीजिए। तो यही लिखना पड़ेगा कि वो कहते हैं कि नाटक में सब ललित सुकुमार कलाओं का समन्वय मिलता है, और एक कला का विकसित रूप होता है। क्योंकि नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं, हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों कला, दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती है ना। तो ये प्रसाद नाटक का उद्देश्य नहीं, अभी ये कहते हैं कि नाटक का उद्देश्य सिर्फ यही बस नहीं है कि जहां मनुष्य अपने को भूल जाए और तल्लीन हो जाए, सिर्फ नाटक का मतलब यही बस नहीं हो जाता है, और हृदय की वृत्ति को एक तरह से उत्तेजित करके मोह लेना ही बस नाटक का मतलब नहीं होता है, बल्कि विवेक को, बुद्धि को एक तरह से संबंधित करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, कला का विकसित रूप है, उनके विचार नाटक के प्रति सोच क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे इसका ले सकते हो। नाटक और रंगमंच से भी एक क्वेश्चन इनसे बिल्कुल पूछ सकता है, स्कंद से, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, रंगमंच के बारे में, स्कंद के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, सॉरी स्कंदगुप्त में। तो रंगमंच का बिल्कुल इनसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। अब इनकी विशेषता की बात की जाए तो स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता को भी अपनी रचनाओं का विषय बना लेते हैं, ये एक सबसे बड़ी विशेषता है। प्रसाद की रचना की विशेषताएं तो यही है। तो यह विशेषता उनके काव्य में, नाटक में, कहानी में, उपन्यास लेखन में सभी भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता को भी लेकर के वो रचना का काम करना शुरू कर देते हैं। और प्रसाद की चिंता सिर्फ एक राष्ट्र की चिंता नहीं है, बल्कि राष्ट्र यानी देश और सामाजिक समस्याओं से जो भी स्त्री पुरुष है, ये देखिए स्त्री पुरुष के बारे में भी एक क्वेश्चन बिल्कुल क्रिएट कर सकता है। तो विशेषता उनकी है कि अपने नायकों को अपने लक्ष्य की पूर्ति करने वाले मानव ही नहीं बनाते हैं, बल्कि वो मनुष्य बनाते हैं, और ऐसा मनुष्य बनाते हैं जो एक तरह से कुछ उनकी कमजोरियां भी होती हैं, उनका हृदय भी टूटता है, दिल भी टूटता है, निराश भी होते हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रसाद के नाटक की या प्रसाद के चिंतन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट होता है, तो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त के दौर की दो विशेषताओं को वर्तमान से जोड़ते हैं, है ना। तो ये स्कंदगुप्त की विशेषताएं बिल्कुल पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल तैयार करना। क्लियर? चलिए आ जाते हैं, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटक की मौलिक विशेषताएं, ये देखिए। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, अभी यही चल रहा है आपका स्कंदगुप्त ही चलेगा, और उसमें इतिहास, दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना चलेगी। क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होगा। स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना को आपको लिखना होगा, स्कंदगुप्त में चरित्र की विशेषता आपको बतानी होगी, ये क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होगा। तो स्कंद गुप्त में इतिहास क्या है? देखो स्कंदगुप्त कुमार गुप्त है और इतिहास से संबंधित है। तो गुप्त साम्राज्य का एक शासक रहा है, ये विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ था, तो इसके बारे में पूरा आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आप तभी लिख पाओगे जब आप इसे
पढ़ोगे, ठीक है ना। तो स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है, शामिल किया गया। इतिहास और कल्पना से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कि स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना को समझाइए, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इतिहास के माध्यम से कल्पना से उसको सजीव कर दिया, इतिहास को कल्पना करके उसने जिंदा कर दिया है, ठीक है ना। और इसका प्रभाव जो है एक तरह से नाटकों में पड़ जाता है। तो ये हो गया, तो पहला क्वेश्चन इतिहास और कल्पना से होगा। कोई क्वेश्चन इसी में बताऊंगी आपको। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की माता है और मर्यादा और क्षमा की प्रतिमूर्ति है, वह महादेवी है। और स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की माता भी है, कौन? महादेवी, ठीक है ना। तो यहाँ नारी के बारे में भी है। तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए, स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का समावेश किस तरह से हुआ है। तो इतिहास और कल्पना से पहला क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये दिया है इतिहास और कल्पना, ये आ गया पहला क्वेश्चन, ले लीजिए इसका, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। फिर स्कंदगुप्त की चरित्र की विशेषताएं, जो मैंने आपको बताया था, चरित्र चित्रण की विशिष्टता है ना, स्कंदगुप्त में चरित्र चित्रण की विशेषताएं आपको बताना है। तो जैसे इसमें दिया है कि चरित्र चित्रण को विशेष महत्व प्रसाद देते हैं अपने सभी उसमें लेखन में। और इतिहास के चरित्रों को माना जाए तो एक अंतर्द्वंद होता है ना, सृष्टि होता है उसके पात्रों में अंतर्द्वंद, यानी कि एक विचार, एक जो बोलते हैं कि खलबली सी एक अंदर कश्मकश चलती रहती है और मानसिक संघर्ष भी देखने को मिलता है। और ये सभी चीजें मनोवैज्ञानिक की कुशलता को दिखाता है। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक लेखन का काम ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें पात्रों का विशिष्टता भी देखने को मिलती है। कौन कौन से पात्र है, जब आप इसे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, और इसकी विशेषताएं। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है ना, राइट। चलिए नहीं, अब इसमें से देख लीजिए प्रसाद के नाटकों में जीवन मूल, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एज ए टिप्पणी में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण की भावना तो देखने को मिलती है प्रसाद के नाटकों में, और भारतीय जीवन के सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन दर्शों का स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो प्रसाद के नाटकों में जीवन मूल एक क्वेश्चन आपसे 4 से 5 नंबर का एज ए टिप्पणी में पूछ सकता है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्कंदगुप्त की रंगमंची संभावनाएं। बिल्कुल इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए उसमें मैंने कम क्वेश्चन लिया, क्योंकि एक आपके कुछ ऐसे इसमें वो है लेसन है, नाटक कहानियां वो हैं जिनमें से 2-2, 3-3 यूनिट एक ही उसके बारे में दिया गया है। इसीलिए क्वेश्चंस जनरली 2 या 3 ही क्रिएट होते हैं। जयशंकर प्रसाद का रंगमंच देख सकते हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रंगमंचयिता, स्कंदगुप्त का या जयशंकर प्रसाद की रंगमंचयिता, जो मैं आपको पहले से बता चुकी हूं। और आप नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक में रंगमंच का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पता है। और जितनी भी यहाँ पे नाटक दिए हुए हैं उनमें कुछ ऐसे नाटक हैं जिनकी रंगमंचयिता से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो ये लीजिए, ये है, यहां से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो एक ही क्वेश्चन इससे हो गया। चलिए इसमें क्या कोई दूसरा क्वेश्चन भी है? नहीं, नीचे देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया। जैसे स्कंदगुप्त की रंगमंचयिता और अभिनेता, 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रंगमंच के बारे में और अभिनेता के बारे में, अभिनेता के बारे में, ठीक है ना। यानी जो एक तरह से अगर इसको थिएटर में किया जाए तो किस तरह से किया जाएगा, तो इसके बारे में। तो अभिनेता ये देखिए, और साथ में रंगमंचयिता, 2 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे करने होंगे। और मैंने इसीलिए यहाँ पे टिक लगाया है कि इस चीज को आपको पढ़ लेना है। प्रसाद के नाटकों की प्रमुख विशेषता, उनमें गीतों की रचना। तो प्रसाद के नाटकों की विशेषता हमने ऊपर बताई, तो मैं एक और ले लीजिए, गीतों की रचना। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। चलिए जैसे ये है, अभिनेता और रंगमंचयिता की दृष्टि से स्कंदगुप्त की भाषा और संवाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। बिल्कुल पूछ सकता है। और ये विशेषताएं बताइए स्कंदगुप्त नाटक के। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो अब यहाँ पर देखो परिशिष्ट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि आपका जो ये पेपर है इसमें ये गद्य है, तो गद्य में आपको 30 नंबर तक का, 25 से 30 नंबर तक का जो है गद्य लिखने के लिए आएगा, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा। ये भी मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना, राइट। चलिए जैसे यहाँ पे दिया है साहित्य में क्या योगदान है भारतेंदु का, तो यहाँ से आप ले लीजिए, एज ए टिप्पणी में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, योगदान क्या है, यहीं से लीजिएगा, यहीं से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे में दिया और आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे, है ना। चलिए भाषा के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि अंधेर नगरी का दिया हुआ है जो हम उसमें पढ़ के आए थे।
फिर महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, अंधेर नगरी का महत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यंग नाटक है तो व्यंग भी आपको तैयार करना है, पहले भी बता दिया, महत्व भी आपको देखना है। प्रतिपाद उद्देश्य कुछ ऐसी चीजें जो सभी लेसन में तैयार करना है। महत्व और प्रतिपाद और सार्थकता, ये 3 क्वेश्चन है जो आपके हर लेसन को तैयार कर लेने हैं। अगर हर लेसन में, क्योंकि 2 लाइन में 3 लाइन में तैयार होना है जो टिप्पणी में पूछता है, तो आपको 3 से 4 या 5 नंबर में तो बड़े आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। तो अंधेर नगरी का महत्व क्या है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 8 से 10 नंबर में पूछेगा। लीजिए ये हो गया, तो इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। अंतर वस्तु यहाँ पे दिया है, यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। फिर भाषा शैली क्या है, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे फिर नीचे आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, व्याख्या के लिए। तो व्याख्या भी आपको देखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। राइट, चलिए जैसे अंधेर नगरी के बारे में भी दिया कि सर्वश्रेष्ठ व्यंग नाटक इनका है और हिंदी उसका भी है ना। तो एक क्वेश्चन इससे भी जय शंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त का दिया है, तो यहाँ पे इसको भी आप देख लीजिए, यहीं से आपको मिल जाएगा। नाटक का महत्व क्या है स्कंदगुप्त का, बिल्कुल पूछ सकता है, तो ये यहाँ से ले लीजिए। अंतर वस्तु यहाँ से ले लीजिए, भाषा शैली यहाँ से ले लीजिए। लास्ट में इतना क्रिएट कर दिया, दे दिया आपको कि आप उधर आगे जाइए नहीं, यहाँ पे आइए, 10 लाइन में जो मैं बोलती हूँ 5-6 लाइन में तैयार कर लीजिए, तो आप यहाँ से आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं मोहन राकेश की नाट्य सृष्टि। तो नाट्य सृष्टि देख लेते हैं। नाट्य सृष्टि में क्या मिलेगा, ओके देखिए ये है अंधेर नगरी हिंदी का पहला महत्वपूर्ण नाटक है। क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कि अंधेर नगरी का महत्व बताइए हिंदी में क्या है ना, क्योंकि पहला नाटक है ये, बिल्कुल है। और ये लोक कथा को आधार बनाकर ऐसे राज्य के बारे में बताता है जहां कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये एक तरह से क्या है, अंधेर नगरी के महत्व के बारे में, पहले नाटक के बारे में, या फिर उसके उद्देश्य के बारे में पूछा जाएगा, तो आप यही लिख सकते हो बड़े आराम से। अच्छाई बुराई के बारे में फर्क करने का विवेक नहीं है। और नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। और अगर स्कंदगुप्त की बात की जाए तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद थे। दोनों में भी आपसे पूछ सकता है, अंधेर नगरी और स्कंदगुप्त के बारे में भी, दोनों को एक साथ में लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये कथानक पर आधारित नाटक है, ऐतिहासिक यानी इतिहास को लेकर के। और इसके माध्यम से प्रसाद ने विदेशी आक्रमण, जो लोग विदेशी होते थे और भारत में आक्रमण करते थे, और खास तौर पे फिर यहाँ की स्थिति कैसी होती थी उसके बारे में बताया। तो प्रसाद का नाटक राष्ट्र प्रेम और विभिन्न समुदायों के बीच एकता का प्रसार करने के उद्देश्य से लिखा गया है। तो देखो एक लाइन में मिल गया ना कि स्कंद गुप्त जो है, स्कंद गुप्त नाटक का उद्देश्य क्या है। तो स्कंद गुप्त नाटक का उद्देश्य या प्रतिपाद्य क्या है, तो प्रतिपाद्य क्या है, राष्ट्र प्रेम और विभिन्न समुदायों के बीच एकता का प्रसार करना, और इसी को लेकर के नाटक लिखा गया। लीजिए आधे अधूरे में मोहन राकेश ने क्या किया, स्वतंत्रता। देखो अब यहां से देख लो आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंधेर नगरी स्कंदगुप्त दोनों को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, या स्कंदगुप्त और आधे अधूरे को लेकर के पूछ सकता है। तो आधे अधूरे को भी देख लीजिए, इसका कथानक क्या है, मध्यम वर्ग के जीवन से संबंधित है। स्कंदगुप्त का कथानक क्या है, ऐतिहासिक है, वहां के राजा से संबंधित है। और अंधेर नगरी का कथानक क्या है, एक राजा और उसके न्याय व्यवस्था को लेकर के है। और एक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, और जिसमें कही गई धीरे धीरे टूट रहा है ना कहानी में। और इसके पुरुष महेंद्रनाथ एक असफल व्यक्ति है, और पत्नी सावित्री की नौकरी से ही घर का खर्च चलता है। पति की असफलता और दब्बूपन ने पत्नी के जीवन को रिक्तता से भर दिया, खाली कर दिया है, और इससे मुक्ति पाने के लिए ऐसे पुरुष की तलाश में है जो उसमें खालीपन से आजादी कराए, खालीपन को भर दे। ये है एक तरह से उद्देश्य किसका, प्रतिपाद्य का, सॉरी आधे अधूरे का, और साथ में कथानक भी है। राइट, और इस नाटक के सभी पात्र आधे अधूरे हैं और मुक्ति की तलाश में एक तरह से बंधे हुए हैं साथ में। तो मध्यम वर्ग की इस विवरणा को मोहन राकेश ने प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। ये है, तो कथानक भी होगा छोटे में, और उद्देश्य प्रतिपाद्य भी हो गया। स्त्री पुरुष के संबंधों की गहरी पड़ताल भी ये करते हैं, बताते हैं, है ना। तो एक तरह से आप इसको बिल्कुल लिखना, उद्देश्य में स्त्री पुरुष के संबंधों की पड़ताल करना, जांच करना, उनके बारे में बताना। ये भी रंगमंचीय नाटक, तो इसमें रंगमंच से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो 3 यहाँ पे क्वेश्चन आपके, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, अंधेर नगरी या स्कंदगुप्त के बारे में मिलके, या स्कंदगुप्त और आधे अधूरे के बारे में मिलके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बस बता देते हैं आपको, ठीक है ना। ये नाटक के लिए रंगमंच का महत्व क्या है, ये रंगमंच का महत्व क्या है नाटक के लिए रंगमंच का, तो ये यहाँ पे दिया है। अब आप इसको पढ़िए और तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। राइट, चलिए
नाटक और रंगमंच के अंतर संबंध में संगत है। नाटक और रंगमंच से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि नाटक रंगमंची विधा है, समझाइए कैसे। बिल्कुल सही है, क्योंकि नाटक की सही परीक्षा रंगमंच पे होती, थिएटर पे होती, जहाँ पे हम देखते हैं, सुनते हैं, उनकी एक्टिंग को देखते हैं, है ना, जहाँ पे पात्र बोलते हैं और पूरा मंच बोल उठता है। मंच सज्जा, रूप सज्जा, वेशभूषा, पात्र, संगीत, सर, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये नाटक और रंगमंच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसमें भी देख लेना। और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था अंधेर नगरी में भी, उसमें भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, ये देखिए। तो ये इसी में, तो एक क्वेश्चन जरूर रंगमंच से तैयार कर लेना, जैसे ये दिया हुआ है। रंगमंची भाषा की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक की भाषा एक मानक है ना, सहज, स्वाभाविक, गस्ती। तो रंगमंच आपका आधे अधूरे में वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको जरूर आप तैयार कर लेना। क्लियर? चलिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस दे देता है, मोहन राकेश आधे अधूरे, या आधे अधूरे मोहन राकेश, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, इस तरह से भी क्वेश्चंस दे देता है, तो इसे तैयार करो आप। क्लियर? चलो, तो ये आ गया है। आधे अधूरे का प्रतिपाद उद्देश्य क्या है? शहरी मध्यम वर्ग में जो भी घर में घटित होता है, परिवार में घटित होता है, उसकी परिवार की कहानी है। और व्यवसाय में असफल पति, जीवन के अधूरेपन से त्रस्त पति पत्नी के तनाव और झगड़ों के बीच भविष्य के प्रति निराश बच्चों के लिए एक द्वंद्व की कहानी है, या ये आधे अधूरे, ठीक है ना। विवादास्पद रचना भी रही है, तो एक आलोचनात्मक क्वेश्चन भी बिल्कुल आधे अधूरे से पूछ सकता है, लेकिन इसकी अभूतपूर्व सफलता ने इसको श्रेष्ठ नाट्यकृत के रूप में स्थापित कर दिया रंगमंच पर। जब इसको रंगमंच पर लाया गया, थिएटर पर, तो बहुत सफलता इसको मिली। तो आधे अधूरे का आलोचनात्मक क्वेश्चन भी एक 100% आपसे। ये देखिए, हिंदी नाट्य परंपराएं, आधे अधूरे का स्थान निर्धारित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है स्थान आपका, तो इसको जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। मुझे बहुत टाइम इसमें लगा था, क्योंकि इतना सारे लेसन इसमें आपके हैं ना, और इनका क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत टाइम मुझे लगा था। सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे, चलिए अब यहाँ पे ले लीजिए, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि स्त्री पुरुष के बारे में देखो तो 100% आधे अधूरे की भाषा संवाद संबंधी विशेषता, और स्त्री पुरुष के बारे में तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो तैयार होता ही होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो मध्यम वर्गीय जीवन और आधे अधूरे का कथ्य क्या है, कहानी क्या है, तो मध्यम वर्ग की अवधारणा से शुरू होती है ये, ठीक है ना। ये मध्यम वर्ग की विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, तो मध्यम वर्ग और आधे अधूरे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, और साथ ही साथ में स्त्री पुरुष के संबंध को भी लेकर के ये क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो ये 100% क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। चरित्र सृष्टि, यानी कि इसमें आधे अधूरे में चरित्र आपसे पूछेगा। तो चरित्र प्रधान नाटक है, नाटक की प्रस्तावना में पुरुष कहता है कि मैं इससे हूं और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है, ठीक है ना, मैं इसमें हूं। और यानी नाटककार ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी रचना को पुरुष प्रधान बनाने का प्रयास किया, ठीक है ना, और हर बार की तरह इस बार उसे मुंह की कहानी पड़ी, ठीक है। तो ये एक तरह से चरित्र सृष्टि यानी चरित्र विधान आपसे इसमें पूछ सकता है। इसमें आधे अधूरे की सावित्री की विशेषताएं भी पूछ सकते हैं, चारित्रिक विशेषताएं। नौकरी पेशा स्त्री है, 40 के आसपास होगी, चेहरे पर यौवन की चमक और चाय अब भी है ना, आत्मविश्वास है वो, और वो महेंद्र के नाथ के से निराश होकर पिछले 20-22 सालों से अपनी कल्पना से एक पूरे आदमी की तलाश में जुटी हुई है, ठीक है ना। इसकी विशेषताएं भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, चरित्र विधान। चलिए, परिवेश को तो मैं नहीं दूंगी, भाषा संवाद को भी मैं इंपॉर्टेंट नहीं दूंगी। हाँ, प्रतीकात्मकता जरूर देख लेना। भाषा संवाद इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें अलग से स्पेशल दिया है ना, भाषा आधे अधूरे की भाषा, क्योंकि इसे अब भाषा में प्रतीकात्मकता दिया है, आंतरिक तलयपूर्ण संवाद दिया है, शाब्दिक संवाद दिया है, ये दिया है, तो इसमें प्रतीकात्मकता 100% आपसे पूछ सकते हैं। भाषा की प्रमुख विशेषता है ये, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधे अधूरे की भाषा की विशेषताएं लिखिए, ये भाषा की विशेषताएं हैं, ठीक है ना। चलिए, और प्रतिपाद उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया, मतलब किसकी कहानी है, किसके ऊपर लिखी गई है ये। चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। आधे अधूरे नाटक का सिर्फ आपको पता 27 और 26 यूनिट आपके इसमें है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट 1 पार्ट 2 है, जिसमें भी 27 ही है।
इतना नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। चलो, आधे अधूरे का नाट्य शिल्प आ गया है। अब इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बताते हुए चलेंगे। अगर शैली की बात करें तो पश्चिमी यथार्थवादी शैली है, ठीक है ना, परेशान मत होना। कुछ चीजें हैं जो आप अपने कॉपी पेन बनाइए, उसमें लिख लीजिए तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ये सबसे बेहतर होगा। तो नाट्य भाषा यानी कि आधे अधूरे की भाषा कैसी है, तो भाषा में ये देखिए शब्द भंडार देखने को मिलते हैं, शब्द तुतली भाषा भी देखने को मिलती है, शब्दों के स्थानापन्न में कुछ क्रियाएं भी देखने को मिलती हैं, ध्वनिया, रंगमंच, मोट, बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। वेशभूषा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अगर रंगमंची के अंतर्गत पूछ लेता है या भाषा विधान के अंतर्गत पूछ लेता है, भाषा संप्रेषण के अंतर्गत पूछ लेता है, तो फिर ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन तो हमने ऊपर ये देखे, रंगमंची समस्याएं चुनौतियां। हालांकि इसमें चुनौतियां समस्याएं नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आधे अधूरे एक रंगमंची नाटक है, समझाइए किस तरह से, तो ये आपको 100% आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो हम पिछले वाले में आपको बता चुके हैं। चलिए, तो इसमें इतना हो गया, ज्यादा इसमें नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा अंधा युग, ठीक है ना। अब अंधा युग में भी देखिए जो है इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, पौराणिक आख्या जरूर देख लेना आधुनिक संदर्भ में, ठीक है ना। अंधा युग काव्य नाटक को देखने पढ़ने के बाद जो सबसे पहला सवाल उठता है कि नाटककार ने एक पौराणिक कथा को अपने तरीके से फिर से लिखने की कोशिश तो नहीं की है, यानी कि पौराणिक कथा है ये, पौराणिक का मतलब भगवानों के ऊपर जो कथा है उसको फिर से लिखने की कोशिश की है, ठीक है ना। और जब इसका उत्तर खोजते हैं तो पाते हैं कि महाभारत की कथा तो यहाँ है ही नहीं है, यानी कि ली पौराणिक कथा है लेकिन महाभारत की कथा उसमें नहीं, यानी महाभारत से उठा करके लिखी गई कहानी है पर महाभारत उसमें नहीं है। तो महाभारत की पृष्ठभूमि अवश्य है पर पृष्ठभूमि पर अपना एक नया आभास बनाती है, ठीक है ना। और कुछ गंभीर प्रसंग मुद्दे हैं जिनको इसमें उठाया गया है, ईमानदारी से तलाश करता है मानव जाति का। तो महाभारत के प्रसंग आत्मनिरीक्षण की गंभीर जागरूकता पर बल देता है। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पौराणिक आख्यान या क्या जो आपका अंधाधुंध है ये पौराणिक आख्यान को संदर्भित करती है, बताती है, समझाइए, सिद्ध कीजिए किस तरह से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करना, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन राजनीतिक संदर्भ में भी देख लेना, अंधा युग का राजनीतिक संदर्भ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, जैसे नाटक के अनुसार आधुनिक युग से एक दूसरी बात है सिद्ध की व्यवस्था चाहे पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों की सोच की दिशा एक ही, सोचने दोनों के सोचने का तरीका एक है, दोनों ही वैचारिक धुरी है, मतलब राष्ट्र सत्ता पर निरंकुशता का अधिकार है, और यही है आपका राजनीतिक संदर्भ। तो ये दो क्वेश्चन हमने अभी लिए, दोनों क्वेश्चन को आप देख लेना, ठीक है ना। बदलते मूल्य तो हम नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता है। चलिए, इसमें प्रतीकात्मकता को जरूर देख लेना, है ना। अंधा युग में प्रतीकात्मकता को भी आप इसमें देख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बन जाता है प्रतीकात्मकता का। ओके, चलिए, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका वही है, प्रतिपाद्य और उद्देश्य और महत्व आपको देखना है, ठीक है ना। तो इसका संबंध बदलते मानव मूल्यों से है, ये है आपका उद्देश्य, ठीक है ना, ये उद्देश्य हो गया। चलिए, इसका संबंध राजनीतिक तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों से, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताया था उसको यहां से आप देख लीजिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहां देखने को मिलेंगे। चलो, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें अंधा युग में चरित्र सृष्टि, बिल्कुल सबसे पहले चरित्र चित्रण की विधियां कौन कौन सी हैं, विधियां तो नहीं देखेंगे, चरित्र चित्रण जरूर इसमें देख लेते, कभी कभी पूछ लेता है अंधा युग के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो पात्र जरूर देख लेना, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पात्र दृष्टि के संबंध में दो बातें हैं, एक तो अति विशिष्ट पात्र है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिसमें प्रेतात्माओं को पात्रता प्रदान किया, और दूसरा पशु प्रतीक पात्र है। इसीलिए देखो मैं ये बोल रही थी, प्रतीकात्मक जो बोल रही थी ना, प्रतीकात्मक ये अंधा युग बताइए कैसे, यही है
यही है। या तो आपसे देखो क्वेश्चन पूछेगा प्रमुख पात्र के रूप में, तब यही आंसर लिखना, और प्रतीकात्मकता के बारे में पूछेगा, प्रतीक के बारे में, तब भी यही लिखना, क्योंकि पात्र को दो रूपों में दिखाया है। एक तो प्रतिमाओं के रूप में दिखाया, दूसरा पशु प्रतीक के पात्रों के रूप में, है ना, यही है प्रतीकात्मकता। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेना, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, जो मैं प्रतीक के बारे में बात कर रही थी यहीं पे आपको मिलेगा। पॉज करिए, इसे देखिए, बुक है तो इसे पढ़िए, क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, जीवन यथार्थ के बीच में पनपने वाला अश्वत्थामा का चरित्र अधिक वास्तविक और विश्वसनीय प्रतीत होता है। कटुता, क्रोध, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध, क्रोध, क्रूरता उसमें है, और की सीमा को स्पर्श करते हुए भी सहज लगता है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, अंधा युग के जो पात्र है अश्वत्थामा, उसकी विशेषताएं हो गई। ये ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। अश्वत्थामा ने मूल, मर्यादा और नैतिकता के प्राय प्रतिमानों के रूप में भी उसको नकार दिया है, और जिसके पिता की छल से हत्या की गई थी, और उसका मेल अश्वत्थामा की परंपरा के रूप में देखने को मिलता है। तो ये पात्र है, प्रमुख चरित्र पूछेगा तो यही आपको लिखना पड़ेगा। तो जब आप इसे पढ़ेंगे ना, अब ये दूसरा पात्र आ गया है कृष्ण का, महाशक्ति के रूप में। अश्वत्थामा का पिता अर्जुन, जिसको कृष्ण ने उपदेश दिया, है ना, तो पहला पात्र। दूसरा पात्र आ गया कृष्ण, यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए, पढ़िएगा अगर बुक है तो, हालांकि कहानी तो पूरा दिया नहीं है। लीजिए, प्रतीकात्मकता ये आ गया है, ये यहाँ पर आ गया है, ले लीजिए, जो मैं प्रतीकात्मकता की बात कर रही थी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, समझाऊंगी नहीं मैं, शुरू में मैंने क्लियर कर दिया था। समझाने अगर बैठ गई ना तो बहुत बहुत ज्यादा ये वीडियो ये खींचेगा आपका। ठीक है ना। दो पात्र है, इसमें महाभारत से लिया गया है। ठीक है, ये प्रतीकात्मकता के बारे में यहाँ पे भी देख लीजिए। प्रासंगिकता के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। अंधा युग का प्रासंगिकता, है ना, मतलब कि जो नाम उसका रखा गया है, क्या आज के टाइम में वो मेल खाता है? बिल्कुल है। जो महाभारत काल में जितने भी प्रासंगिक थे, ठीक है ना, उनमें कम प्रासंगिक आज नहीं है। तो अंधा युग की चरित्र का अध्ययन निकाय में संदर्भों में किया गया है। तो एक प्रासंगिकता के बारे में भी क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन, अंधा युग में प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है, अंधा युग में चरित्रों की प्रतीकात्मक का उल्लेख कीजिए और प्रासंगिकता बताइए। देखिए, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब नाट्य शिल्प क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, नाट्य शिल्प में देख लेते हैं, नहीं तो फिर संवाद योजना तुमने लिया नहीं। ओके ओके, देखो ये ऐतिहासिक है बिल्कुल। रंग शिल्पता तो इसमें हम नहीं देखेंगे, ऐतिहासिकता क्योंकि चरित्र में पौराणिकता है, ऐतिहासिकता तो है नहीं। पौराणिक है, सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते टेंगू भी हो जाती है। पौराणिक है ये, है ना। चलिए, इसमें भी वही उद्देश्य जो मैंने कहा था, नाटक का उद्देश्य कहना नहीं दिखाना है। ठीक है ना। और रंग शिल्प इस दिखाने की प्रक्रिया को पूरा करने में सहायक कौशल है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में बिल्कुल क्रिएट कर देती हूँ, रंग शिल्प आपके लिए। ठीक है ना, रंग शिल्प आप देख लेना, रंग शिल्प इसका इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, ऊपर हमने देखा था ना, इसका रंग शिल्प है, और शायद मैंने ये रंग शिल्प का प्रयोग, तो रंग शिल्प का क्वेश्चन इसमें तैयार कर लेना आप। ठीक है ना। चलो, और उद्देश्य यानी प्रतिपाद आपको तो तैयार करना ही है, सब में तैयार करना है। अब इसमें देखिए वही दिया है, राकेश मोहन का आधे अधूरे, तो यहां से भी आप तैयार कर लो, बहुत अच्छा है। इसका महत्व क्या है यहां से आप ले लीजिए। ठीक है, बता के भी आ चुके हैं। रंगमंचिता की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्वस्तु क्या है, क्योंकि पुरुष संबंध को लेकर के लिखा गया है, तो चाहे तो अंतर्वस्तु पूछे या पुरुष स्त्री का संबंध पूछेगा, आपको वही लिखना पड़ेगा। भाषा शैली कैसी है, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बताए हैं। राकेश मोहन के नाटक मंच पर पर्याप्त सफल हुआ था। चलो, ये हो गए यहाँ पे जो आपके लिए संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आती है, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे बन जाएंगे। और इसी तरह से अंधा युग का भी दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको देख लीजिए। साहित्यिक योगदान तो मैं नहीं मानती हूँ, धर्म भारती का बिल्कुल हो सकता है ये साहित्यिक योगदान। पहला क्वेश्चन इसमें आपको बन जाएगा, रचना का महत्व, अंधा युग का महत्व क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉज करिए, पढ़िए, देखिए
क्योंकि श्रेष्ठ काव्य और उत्तम नाटक दोनों एक साथ हैं, दोनों तत्व एक दूसरे को पोषित करते हैं। महाभारत में कही गई कहानी नई मौलिक वैचारिक और सैद्धांतिक संकल्पना के साथ में फिर से लिखी गई थी। अंतर वस्तु यहाँ से मिल जाएगा, भाषा शैली यहाँ से, अभिनेता यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना, कृति है, लिखी गई है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या जरूर देख लीजिएगा। एकांकी नाटक, तांबे के कीड़े, चलो यहीं पे ले लो। असंगत नाटक, असंगत नाटक क्यों है? तांबे के कीड़े एक असंगत नाटक है, समझाइए कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। असंगत नाटक की अवधारणा, पहला क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे देती हूं, ठीक है ना। असंगत नाटककारों की मानता है कि आज का व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक के कालखंडों को जबरदस्ती जी रहा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, असंगत नाटक का जरूर ले लेना। असंगत नाटक व्यक्ति के भीतरी तत्व को अधिक व्यक्त करते हैं और परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्था नहीं होती है। असंगत नाटकों का कथ्य बड़ा सूक्ष्म होता है और असंगत नाटकों के चरित्र समान अप्रतीत होते हैं और असंगत नाटककार पारंपरिक भाषा को महत्व नहीं देते। मैं क्यों ये पढ़ रही हूं? देखो, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है असंगत नाटक क्या है, तांबे का लोटा असंगत नाटक क्यों है, सिद्ध कीजिए। तो यही सब आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन तांबे के कीड़े, सॉरी तांबे के कीड़े, मैंने लोटा कहा, तांबे के कीड़े जो है ये असंगत नाटक की विशेषताएं क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन तो ये विशेषताएं हैं, ये देखिए जो मैंने आपको बताया है, बस यहीं तक लिखना है, एक्सप्लेन कर देना है। ये हेडिंग डालना है, फिर इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। और असंगत नाटकों का मंच भी अतार्किक लगता है, क्यों लगता है ये एक्सप्लेन कर देना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, असंगत नाटकों का युग रहा है और इसके बाद यहाँ पुनः यथार्थवादी नाटकों के अभिरुचि की, यानी कि असंगत का मतलब हम किसको बोलते हैं, जहां पे कोई चीज तर्क वितर्क हो, यानी कि सोच से परे हो, जो रियल में हो ही ना, जो मन में आया वो लिख दिया, तो असंगत हो जाता है, न्याय संगत नहीं होता है ना। इसलिए तो हिंदी का प्रथम असंगत नाटक है ये भुवनेश्वर का। बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी का प्रथम नाटक असंगत समझाइए कैसे है ना, ठीक है ना। लीजिए तांबे के कीड़े, वेरी इंपॉर्टेंट है। असंगत नाटक, विशेषताएं भी मैंने दे दिया, क्यों है ये असंगत नाटक ये भी बता दिया। अब चलो आ जाते, कथा बस नहीं देखेंगे, आपको देखना तो देख लेना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पे लिखी गई जो भी है ना सत्यांश और भय को चित्रित किया गया है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नजारा था, लोगों में डर भय था, उसको लेकर के लिखा गया तांबे के कीड़े का। प्रतीक योजना चाहो तो आप ले लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। भाषिक विशेषता ले लो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सारांश में देख लो, उद्देश्य क्या है भाई। हिंदी का असंगत एकांकी नाटक है, यह मंची संभावनाओं से पूरी तरह से पुष्ट है ना। और साथ में इसमें असंगत नाटक के सभी तत्व विद्यमान है और मानवीय करुणा और सत्यांत्र को हास्य व्यंग और छलकूद के माध्यम से व्यक्त करता है। तो ये देखो, तो ये इसलिए असंगत है। आप किसी रियल फैक्ट को, दुख दर्द को छलकूद करके नहीं कह सकते हो। तो इसको देख लेना। कथा वस्तु की विशेषताएं ये यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। नवीनता प्रयोगशीलता को भी इसमें प्रस्तुत किया गया है और इसका संवादों का अपना महत्व, तो यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जिससे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। असंगत नाटक की विशेषताएं जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया बताया था वही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नुक्कड़ नाटक औरत। अभी 14 यूनिट में हम चल रहे हैं, चलिए यहां से देख लीजिए। नुक्कड़ नाटक नाटकों की एक नई विधा है। यह रंगमंची नाटकों से भिन्न होता है। रंगमंच की नाटक स्टेज पे होते हैं, पर्टिकुलर एक स्पेस चाहिए होता है, लोग आते हैं, और नुक्कड़ नाटक जो होता है खुले सड़क वगैरह में, गांव मोहल्ले में होता है, और ये लोग नहीं आते, ये लोगों के पास जाता है, ठीक है ना। और नाटकों की रचना आमतौर पर कोई रचनाकार करता है। दूसरी, नुक्कड़ नाटक और नाटक में क्या अंतर है। लेकिन नुक्कड़ नाटक ना तो रंगमंच पर खेला जाता और ना ही जरूरी कि उसकी रचना किसी लेखक द्वारा की गई हो, है ना। तो नुक्कड़ नाटक जो है वो औरत, तो औरत नाटक एक सामाजिक नाटक है और जिसमें समाज में औरत की दशा को बताया गया। ये उद्देश्य प्रतिपाद्य हो गया। एक बच्ची, बेटी, पत्नी, मां, शिक्षित स्त्री और श्रमिक स्त्री के रूप में उसे किस तरह से यातनाओं से, परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ये है आपका क्या उद्देश्य प्रतिपाद्य,
ठीक है ना। तो औरत नुक्कड़ नाटक होने की वजह से रंगमंच पर नहीं खेला जाता है, यानी कि रंग पक्ष महत्वपूर्ण इसमें नहीं होता है, चुनौती इसमें होती है। और बिना रंगमंच के, बिना पर्दे के, बिना किसी संगीत के, बिना किसी प्रकाश के इसको क्या होता है, जनता के बीच में सड़क पे गांव मोहल्ले में जाकर के खेला जाता है, ठीक है ना। रचनात्मकता और कलात्मकता का परिणाम यहाँ प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब यहां से ले लेते हैं क्वेश्चन। तो क्या है ये औरत की कथा वस्तु, ये देख लीजिए कि औरतों को विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे घर की छोटी बेटी के रूप में, बच्ची के रूप में, बेटी के रूप में, भाई की तुलना में भेदभाव झेलता है, फिर पिता के रूढ़वादी संस्कार में, अनुशासन में कैद होकर के रहना पड़ता है, फिर पत्नी के रूप में पति के अंदर रह करके उसको काम करना पड़ता है, गृहस्थी, बाल बच्चे, रसोई, सबका बोझ ढोना, यही उसकी जिंदगी बन जाती है ना। तो ये एक तरह से कथा वस्तु देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। और नुक्कड़ नाटक में स्त्री समुदाय के बारे में प्रतिशतात्मक पुरुष प्रधान समाज, यानी कि जहां पे पिता का, भाई का, पति का वर्चस्व होता है, अधिकार होता है, वहां होता है, ठीक है ना। स्त्री के साथ की जा रही गैर बराबरी, उसके शारीरिक उपभोग की बस समझने की पुरुषवादी भावना को सामने लाकर व्याख्या किया। ये बहुत अच्छा है, इसे जरूर देखना, ठीक है। प्रतिपाद यानी उद्देश्य, वही जो मैंने आपको बताया था उसको ले दीजिएगा, ठीक है। महत्व इसका देख लेना, महत्व इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहां से ले लीजिए, उद्देश्य है ना, प्रस्तुति के बारे में विचार किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, निबंध धोखा। इनका लेखकीय अभिव्यक्ति ले लेना, प्रताप नारायण मिश्र का लेखकीय अभिव्यक्ति ले लेना, ठीक है ना, क्लियर। चलो अंतर्वस्तु धोखा का देख लेना, निबंध का अंतर्वस्तु क्या है, ठीक है, ओके। अंतर्वस्तु में ये आएगा, ठीक है ना, जैसे जगत संबंधी की सोच का पता लगे, सबसे प्रमुख है ईश्वर संबंधी उनकी सोच। अंतर्वस्तु या उनके विचार क्या है निबंध को लेकर के, तो यही लिख दीजिएगा। जगत को मिथ्य भ्रम समझना, एक तरह से विशेषताएं भी ये हो गई इस निबंध की, धोखे की, ठीक है ना। विशेषताएं क्या है, यही है। निबंध पर लेख की व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देखिए व्यक्तित्व को चौथी विशेषता का पता चलता है निबंध में मिश्र जी के व्यक्तित्व का। मैंने कहा कि विशेषताएं व्यक्तित्व जरूर ले लेना कि वह अपने देश और समाज में उसकी गहरी भक्ति है, चौथी विशेषता हो गई। तो आपको जब पढ़ोगे ना, तीसरी विशेषता ये है, वह उनकी जिंदा दिली और हास्य काव्यांग की क्षमता है, ये तीसरी विशेषता हो गई। प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी आएगा, तो यही लिखिएगा, ठीक है ना। ये चौथी विशेषता, ये तीसरी विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता इनकी हो गई है कि उनकी विद्वता, यानी कि वो विद्वान है ना, राइट, ये हो गई। और पहली विशेषता ले लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं इनकी विशेषताएं। प्रताप नारायण मिश्र की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, आ सकता है, या प्रताप नारायण की विशेषताएं लिखिए, प्रताप नारायण के या धोखे की विशेषताएं, तो भी आप लिख लीजिएगा। तो पहली ले लीजिए व्यक्तित्व की, मिश्र जी के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना, तो है विवेकशील व्यक्तित्व, ये पहली हो गई। लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी मैंने विशेषता आपको बता दी है। निबंध का प्रतिपाद यानी उद्देश्य बिल्कुल देख लेना, देशभक्ति, समाज सुधार, धार्मिक सुधार, राजनीतिक संबंधों पर निबंध लिखे हैं, ठीक है। उनका उद्देश्य क्या है ये देख लेना। धोखा निबंध में भी धोखा शब्द के बहाने अत्यंत जीवंत और रोचक चर्चा करते हैं, देशवासियों के बीच भाईचारे की जरूरतों को लाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जरूर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रतिपाद यानी उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। चलो ये है निबंध की शैलीगत विशेषताएं, ठीक है ना, तो इसको देखना। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी इतनी सारी पीडीएफ खुली हुई आपको ऊपर दिख रहा है, ये सभी है आपको पढ़ना है, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रही हूँ। लोभ और प्रीति देख लेते हैं। लोभ और प्रीति में पहला क्वेश्चन आपको देखो बिल्कुल ये पूछेगा
कि लोभ और प्रीति में मनोविकार संबंधी अपने विचार आपको रखने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि लोभ और प्रीति में रामचंद्र शुक्ल की रचना है और इनके भाव और मनोविकार, यानी इन्होंने जो रचना की है वो एक तरह से साइकोलॉजी है, इन्होंने एक तरह से निबंध लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 100% आपसे क्रिएट करेगा मनोविकार को लेकर के, ठीक है ना। तो भाव और मनोविकार पे ये निबंध लिखा गया, जो शुद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं है। लेकिन हाँ, इसका देखो एक क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा कि भाव और मनोविकार पर लिखे गए निबंध, लोभ और प्रीति, भाव और मनोविकार पर लिखा गया निबंध शुद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं है, समझाइए कैसे विस्तार से। पहला क्वेश्चन मैं दे रही हूं, नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो ये लिखेंगे। उसके दो कारण है, एक तो इसका प्रतिपादन शुद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शास्त्र के आधार पर ना होकर के लोक व्यवहार के आधार पर हुआ है, और दूसरा ये कि सभी निबंध काव्य शास्त्रीय सीमा के भीतर आ जाते हैं, और निबंधों में अधिकांश उदाहरण जो है वो साहित्यिक ग्रंथों से दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन निबंध में शुक्ल जी की दृष्टि से दृष्टि प्रधान रूप में काव्यगत और जीवनगत स्थितियों को रेखांकित यानी दिखाने की कोशिश की गई है, इसलिए नहीं है, ठीक है ना, राइट। चलो, तो ये हो गया। तो भाव और लोभ और प्रीति जो निबंध है वो एक तरह से शुद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं है। क्यों लिखे, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया। भाव और मनोविकार संबंधी जो निबंध है, इनका जो निबंध है वो भाव मनोविकार संबंधी है लेकिन शुद्ध नहीं है। तो दो क्वेश्चन क्रिएट करेगा, पहला तो शुद्ध नहीं है तो ऊपर वाला लिखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि लोभ और प्रीति जो निबंध है वो भाव और मनोविकार संबंधी निबंध के ऊपर लिखा गया है, उस पर विचार दीजिए। तो फिर ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है, ठीक है ना, तो इस पर ये कहते हैं। तो ये ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। वैचारिक पक्ष में ये दिया है, उनके विचार। वैचारिक पक्ष का मतलब होता है कि शुक्ल जी के क्या विचार हैं। भाई निबंध लिखा गया है तो निबंध विचारों की श्रृंखला होती है, तो शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति के बारे में क्या विचार दिया है, तो ये हो गया। यहाँ पे टॉपिक में हेडिंग में 4 बता दिया, यहाँ पर लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। लोभ और प्रीति का वैचारिक पक्ष, वैचारिक विचार किसके, लेखक के रूप में। चलिए, सॉरी, लोभ और प्रीति का प्रतिपाद्य, बिल्कुल उद्देश्य क्या है। प्रतिपाद तो आपको सबका देखना पड़ेगा। तो भावों की मनोवैज्ञानिक और व्यवहार परक व्याख्या करना, लोभ और प्रीति भावों का मनोवैज्ञानिक और व्यवहार परक व्याख्या करना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना, क्लियर। और ये डिटेल में दिया है, और उसके बाद इसको लिख के एक्सप्लेन कर देना, क्लियर। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें बस हो गया, ज्यादा मत लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा, नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शुक्ल जी की विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है। देखो ऊपर जो बता के आए थे, विद्वता, विवेकशीलता, जिंदा दिली, जीवन और जगत के प्रति गहरा लगाव, 4 विशेषताएं ऊपर। देश प्रेम भी है, प्रकृति प्रेम कुछ विशेषताएं भी हैं, तो इसे यहां से आप ले लो, ठीक है ना। व्यक्तित्व की विशेषताएं, संरचना शिल्प इंपॉर्टेंट है, इसमें भाषा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। इसकी भाषा कैसी है, तो इसे जरूर संरचना शिल्प आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं। हमारा जो लेशन है वो है कुटुज। अब देखो ये कुटुज भी आप फाइनल में पढ़ चुके हो, है ना, और साथ में आप लोभ और प्रीति भी पढ़ चुके हो। देखो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध लेखन जरूर देख लेना, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार और आलोचक भी हैं, तो इनका निबंध लेखन जरूर देख लेना। आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखूंगी। दूसरा क्वेश्चन कुटुज के अंतर्वस्तु देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ललित निबंध है और इसका केंद्र कुटुज नाम का वृक्ष है। कुटुज यानी एक वृक्ष, इसका नाम कुटुज है जो पुष्पों से भरा हुआ है, और इस हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध को आत्मा व्यक्त यानी आत्मा के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, और इसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में वो लिखते हैं, ठीक है। तो भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला भाषा का भी प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है ना। तो इसे देख लेना, आपके लिए अंतर्वस्तु इंपॉर्टेंट बन जाता है कुटुज का। कुटुज उगता है, पनपता है ना, फूल लगते हैं उसमें, और स्थान है शिवालिक श्रृंखला हिमालय की निचली पहाड़ी पर, ठीक है ना। तो इसे जरूर देख लेना अंतर्वस्तु। पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं देती हूं। चलिए अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाता है, जैसे मैंने अभी पहले में बताया था व्यक्तित्व की विशेषताएं, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्यक्तित्व की विशेषताएं पूछ सकता है।
अगर आप व्यक्तित्व की विशेषताएं पूछे तो पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्यक्तित्व की विशेषताएं, लेखकी अभिव्यक्ति में, व्यक्तित्व विशेषता में, उनकी विशेषता में पहला है बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे, तो पहली विशेषता बन जाती है भाषा शास्त्री थे। ठीक है। कुटुज का मतलब क्या होता है? जो कुट से पैदा हुआ, गिर कुट से। कुट के दो अर्थ हैं, घड़ा और दूसरा घर होता है। तो कुट घड़े से उत्पन्न हुआ, घड़ा क्या गमला है, ये भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे होगा। तो भाषा शास्त्री ये होते थे, सृजनात्मक रूप से लिखते थे, है ना। तो सृजनात्मकता की भी विशेषताएं इनमें देखने को मिले। कुटुज की कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हुए ललित बावर, तो कुटुज की विशेषताएं या जो द्विवेदी की विशेषताएं व्यक्तित्व की आएंगी, दोनों एक हो जाएंगी यहाँ पर। तो कुटुज की पहली विशेषता है अपराजेय, जीवन शक्ति लीजिए। कुटुज की भी पहली विशेषता लिख लीजिए, यह नाम रूप दोनों में है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अपराजय जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसी शक्ति होती है। तो ये पहली विशेषता हो गई। फिर द्विवेदी जी की दूसरी विशेषता लिख लीजिए, भाषा की निजी विशेषता है। द्विवेदी जी की भाषा की निजी विशेषता कुटुज जो माध्यम है, तो एक है भाषा की निजता जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे आप पढ़ोगे ना तब आपको यहाँ पे मिलेगा। जीवन जीना केवल जीवित रहना ही नहीं है, स्वार्थ के लिए भी लोग जीवित रहते हैं। तो चिंतन करना तीसरी विशेषता हो गई। तो इस तरह से विशेषताएं निकालिए और इसे लिखिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, कुटुज का केंद्र कौन है? सॉरी, निबंध में केंद्र कौन है? कुटुज है, जो पेड़ है, ठीक है ना। ये एक तरह से प्रतिपाद्य यहाँ पे हो गया। तो कुटुज के बारे में 100% पढ़ लेना। कुटुज एक ललित निबंध है, इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी हुई है। इसका विषय कुटुज है। कुटुज जो है आत्म विश्लेषण भी इसमें किया गया है, प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है, मानवीय चेतना का रूप प्रदान किया गया है। तो ये कुटुज के बारे में दिया, उसकी विशेषताओं के बारे में दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए, वैशिष्ट स्वच्छंदता, और स्वच्छंदता ही विशेषता है जो निबंध को शास्त्र के बोझ से मुक्त करती है, आजाद करती है। तो ये ले लीजिए, वैशिष्ट स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता। कुटुज एक रागा मिश्र व्यंजना है। तो कुटुज की विशेषताएं यहाँ पे बिल्कुल आपसे पूछ सकता है 100% कि यदि आपसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं पूछेगा तो कुटुज की विशेषता जरूर पूछेगा। तो कुटुज की विशेषता आप बिल्कुल तैयार कर लेना, इसके अंतर वस्तु तैयार कर लेना, इसका उद्देश्य तैयार कर लेना, इसकी भाषा शैली तैयार कर लेना। पॉज करो, इसे पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, सॉरी, बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा आपका ये है, सॉरी। अब फिर है निबंध संस्कृत और जातीयता। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बता देते हैं। सबसे पहले इसके अंतर वस्तु देख लेना भाई, ये है क्या। अगर आप अंतर वस्तु देख लोगे, रामविलास शर्मा की, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की काफी निबंध है, तो इसमें हम देख लेते हैं संस्कृत और जातीयता है क्या। एज ए टिप्पणी में सीधे लिख देगा, या फिर संस्कृत और जातीयता के अंतर वस्तु, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। अब इसमें से हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना। संस्कृत और जातीयता का मूल्यांकन देख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल मूल्यांकन या महत्व आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लेख की व्यक्तित्व का प्रभाव तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप इसमें देखना। हाँ, इसमें निबंध की भाषा शैली देख लेना, क्योंकि ये कवि और आलोचक दोनों है, और ये बात कही जा चुकी कि इनके निबंधों में उनका आलोचक और चिंतक का स्वरूप भी हावी रहता है, ठीक है ना। तो इनका देख लेना थोड़ा सा। चलो सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा यूनिट चल रहा है। अब ये 19 तीसरे दर्जे का श्रद्धेय। चलो अब इसमें देख लेते हैं तीसरे दर्जे का हरिशंकर परशाई। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखन की विशेषता क्या है। हरिशंकर परशाई के लेखन की विशेषता क्या है भाई। व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, व्यंग्यकार हैं, है ना। तो लेखन की विशेषता आप देखना। आप देखो यहाँ पे मैंने विशेषताएं यहाँ पे मैंने ढूंढी नहीं है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। राइट, तो विशेषताएं प्लीज आप यहाँ पे ढूंढ लेना, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन, हरिशंकर परशाई का व्यंग का महत्व। व्यंग्यकार है ये, चुटकियों में गहरी से गहरी गंभीर चीज को भी ये चुटकियों में कह जाते हैं। जैसे उनका क्या था, वैष्णव की फिसलन आपने पढ़ा, इन्हीं का था, हरिशंकर परशाई का था, है ना उसमें। अब ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, तो इसे आप देख लेना। व्यंग के बारे में 100% एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, तो व्यंग, ठीक है ना। ओके, चलो,
मैं अंतर वस्तु को तो नहीं बोलूंगी कि इसमें आप अंतर वस्तु देखो, है ना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये है व्यंग निबंधों की, तो व्यंग जरूर इनके बारे में आप देख लेना, व्यंग के बारे में क्वेश्चन तैयार कर लेना कि हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों की विषय वस्तु में जीवन अनुभव की विविधता देखने को मिलती, संवेदना जटिलता देखने को मिलती है। तो तीसरे दर्जे का श्रद्धेय एक व्यंग निबंध है और इसमें हरिशंकर परसाई सफल हुए, समझाइए किस तरह से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य क्या है, हर बार की तरह हर एक का आपको उद्देश्य देखना है। जो मिथ्या आदर्श ढोक से पैदा आत्मविश्वास की कमी होती है, उन्हें देश अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए था, है ना, तो उन्हें बुरी तरह से चूक गए। स्वयं को इस वर्ग में सम्मिलित करने के परसाई सदाचार, ताबीज, व्यंग, आग्रह की भूमिका पे लिखते हैं। तो इसका जो है एक तरह से तीसरे दर्जे के श्रद्धेय के नायक बुद्धिजीवी लेखक को देखे तो प्रश्न उठता है कि आखिर हीनता ग्रंथ से पीड़ित क्यों है, ठीक है ना। तो इसका आप एक तरह से हरिशंकर परसाई जीवन और साहित्य में बनी बनाई कसौटी को तोड़ते हैं। तो इसको आप देख लेना, इसका प्रतिपाद और उद्देश्य आलवेज की तरह, ठीक है ना, राइट। व्यंगकार के व्यंग के माध्यम से समाज में व्याप्त शोषण, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार कृत्यों को उजागर किया है। एक तरह से विशेषताएं भी हो गई इसकी, ठीक है ना, क्लियर। और एक तरह से ये प्रतिपाद्य भी हो गया। चलिए व्यंग निबंध है, निबंध के व्यंग के बारे में पूछेगा तो ये देख लेना, ठीक है ना। कहानी की विशेषताएं और कहानी में निबंध की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो देख लेना निबंध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। चलो रेखाचित्र ठकुरी बाबा, ठकुरी बाबा प्रेमचंद की है ये, महादेवी वर्मा का, हाँ महादेवी वर्मा का रेखा चित्र। तो चलो रेखा चित्र है क्या, देखो सबसे पहले रेखा चित्र में ठकुरी बाबा बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रेखा चित्र का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बनाना, हमने कल्पना की, किसी चीज को सुना है या देख लिया, देख के आ चुके हैं, चलो सुन लिया, सुनने के बाद उसको कल्पना करके बना देना, अनुभव करना, है ना, उसके आधार पर बना देना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रेखा चित्र। तो ठकुरी के चरित्र का रेखांकन इन्होंने किया है और बीच बीच में कल्पनावास से संबंधित धार्मिक चीजों को भी इन्होंने बीच में रखा हुआ है। तो कल्पनावास की कुटिया में संक्रांत के दिन पहले संध्या के समय, तो यहाँ पे अंतर वस्तु दिया है तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाता है अंतर वस्तु, इसे देख लेना आप ठाकुरी का। सामाजिक चेतना तो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो थोड़ा देख लेना। लेकिन रेखा चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेखा चित्र है क्या, इसे थोड़ा सा तैयार कर लेना आप, ठीक है ना। भाषा शिल्प तो नहीं है, लेकिन हाँ पात्र जो है अजीबोगरीब निजी विशेषता को भी इसमें प्रतिज्ञा पूरी करती है अंकित करने की। ठाकुरी देहाती अंचलों के आसुजन कवि के रूप में अपनी विशेषता को दर्शाते हैं। अच्छा ठाकुरी बाबा की विशेषता तो परोपकार भावना, सहजता, सरलता, साहित्यता, घर फुक्ति, मस्ती, ये कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। तो रेखा चित्र के लिए दिए गए पात्र अंतर्वाही जीवन जीते हैं और उनका हुलिया, नक्श, नाक नक्शा, व्यक्तित्व सभी वर्णित हो जाता है, एक उभर करके पात्र के रूप में आ जाते हैं, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको जरूर आप तैयार कर लेना। स्त्री पुरुषार्थ की भीड़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसको जरूर तैयार करना आप, ठीक है ना। प्रतिपाद्य जरूर देख लेना। महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों की भाषा हमेशा, तो भाषा यहाँ पे देख लेना इसकी, ठाकुरी बाबा की भाषा कैसी है, ठीक है ना। महादेवी के रेखा चित्रों की गद्य भाषा की उपयुक्त उल्लिखित विविध विशेषताएं के गद्य शिल्प को आकार देने में, तो ये ऊपर जो थी भाषाएं थी किसकी, ठाकुरी बाबा की और गद्य भाषा की, तो देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। मूल्यांकन देख लीजिएगा ठाकुरी बाबा का, ठीक है ना। चलिए रेखा चित्र से ही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं। रेखा चित्र संपूर्ण कथा होती है और ना ही किसी पात्र का संपूर्ण जीवन वृत्त होता, समझाइए कैसे लीजिए। तो ये हो गया यहाँ पर, तो इसको जरूर देख लेना, क्लियर। चलो ओके रेखा चित्र के रूप में ठाकुरी बाबा की विशेषताएं क्या हैं, ऊपर जो मैंने बताया है देख लीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे देख लेना, ये भी विशेषताएं यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको पहुंच करके। रेखा चित्र की विशेषताओं के संदर्भ में ठाकुरी बाबा के विश्लेषण मूल्यांकन कीजिए और उनकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके चलिए। संस्मरण,
बसंत का अग्रदूत। अब देखो संस्मरण आ गया, इसके पहले रेखा चित्र था, तो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर पूछ सकता है, लिख देगा संस्मरण और रेखा चित्र। तो रेखा चित्र होता है काल्पनिक चीजें इसमें होती हैं, ठीक है ना, अपने से बनाई गई चीजें होती हैं। हमने सुना है कि शिमला में बहुत बर्फ होती है, ठंड होती है, और उसी के आधार पर आप बिना गए ही एक रेखा चित्र, एक डायग्राम बना दीजिए, तो समझ में आ गया। और संस्मरण क्या होता है, याद के आधार पर होता है। संस्मरण का मतलब ये होता है स्मरण और याद, पढ़ा है आपने, मालूम है ना, और उसके आधार पर किसी चीज को बना लेना, किसी से मुलाकात कर लेना। आपने किसी से मिला और 4-5 2 साल 3 साल बाद आप उसके बारे में लिखने लग गए हैं, तो ये संस्मरण और रेखा। संस्मरण में कल्पना नहीं होती है, रेखा चित्र में कल्पना होता है। संस्मरण यथार्थ पे, रियल पे होती है, और यथार्थ पे रेखा चित्र नहीं होता है, क्योंकि कल्पना पे होता है। संस्मरण में जिस व्यक्ति के बारे में आप लिख रहे हैं मिलना जरूरी होता है, और जब आप उससे मिल चुके होंगे तभी उसके बारे में जानेंगे, तभी आप लिखेंगे। लेकिन रेखा चित्र में जिसके बारे में भी आप रेखा मतलब कुछ लिख रहे हैं, तो मिलना उससे, उसके बारे में जानना है, मिलना इतना जरूरी नहीं है। तो ये थोड़ा सा अंतर मैंने आपको रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे देखो दिया संस्मरण का अन्य साहित्यिक विधाओं से संबंध, बिल्कुल एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। अन्य साहित्यिक विधाएं जैसे निबंध और संस्मरण दिया, तो यहाँ पे अंतर दोनों में देख लेना क्या है। कहानी और संस्मरण में क्या अंतर है ये देख लेना। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, ये सब कुछ आप बीएजी में पढ़ चुके हो, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, ज्यादा पढ़ना है बीएजी का वीडियो देख लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको हिंदी वाले में। यात्रा वृत्तांत तो ये संस्मरण, ठीक है ना। यात्रा वृत्तांत जो होता है, जैसे मैंने बताया था कश्मीर वाला, शिमला वाला, उसको भी, लेकिन वहां जाना होता है। यात्रा वृत्तांत में आप उस जगह पे जाइए, देखिए, समझिए, और उसके बाद आप शाम को या फिर 2 दिन 3 दिन हफ्ते बाद उस चीज को लिख दीजिए, वर्णन कर दीजिए। यात्रा वृत्तांत होता है। रेखा चित्र और संस्मरण ये देख लीजिए, ये आपके लिए विधाएं एक दूसरे से निकट भी है, ठीक है ना, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे है ये दे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। रेखा चित्र में रूप आकृति की संरचना पर बल होता है, एक डायग्राम होता है, उसके आधार पर होता है, अतीत घटनाओं से नहीं होता, जबकि संस्मरण में अतीत घटनाओं से होता है ना, तो बल्कि रूप की स्मृति से आलोकित होता है। संस्मरण में केंद्र की घटनाएं होती हैं, जिससे हमने कहा मिल चुके हुए होते हैं। रेखा चित्र का अतीत वस्तुगत होता है, जबकि संस्मरण का आत्मगत होता है, हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। रेखा चित्र में लेखक विषय को उसकी ये स्थिरता में पकड़ता है, संस्मरण में अनुभव होता है। तो देखो यहाँ पे अंतर दिया, रेखा चित्र और संस्मरण में जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए, वसंत का अग्रदूत, अब इसमें क्वेश्चन पहला बन जाएगा, बसंत का अग्रदूत की विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताएं ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है ये, ठीक है ना। ओके, चलिए, अंतर्वश तो नहीं बोलूंगी, लेकिन निराला का व्यक्तित्व जरूर देख लेना। एज ए टिप्पणी में आपको क्वेश्चन दे सकता है कि निराला का व्यक्तित्व लिखिए। हाँ, संरचनात्मक वैशिष्ट देख लेना, संरचना पर, ठीक है ना। चलिए, संस्मरण स्मृति से साक्षात्कार है, ये चीजें जो आपको बसंत के अग्रदूत में, संस्मरण स्मृति से साक्षात्कार का मतलब क्या है, ये सीधे यही क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, बसंत के अग्रदूत में एक तरह से संस्मरण यानी स्मृति, याद के आधार पर किसी चीज को लेना। जैसे आप मुझसे, मैं आपसे मिली और बहुत टाइम हो गया, हमने एक दूसरे के बारे में जाना, फिर एक साक्षात्कार, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो वह समय में लौटना नहीं, बल्कि गुजरे समय को जीवन के वर्तमान से जोड़ना होता है। जो गुजर गई चीजें होती हैं, मिलने के बाद लोग उनके बारे में लिखते हैं, बताते हैं, है ना। एक सवाल खड़ा किया फिर उसका जवाब, एक सवाल खड़ा किया फिर उसका जवाब, तो ये होता है। तो इसको देख लेना, संस्मरण स्मृति से साक्षात्कार है, ये कोई संस्मरण स्मृति से यानी कि याद से, फिर एक साक्षात्कार यानी मिलना। तो ये आपके लिए बसंत के अग्रदूत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। तो बसंत का अग्रदूत की संरचना में संस्मरण और समीक्षा का वैशिष्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। और कवि जो होता है वो एक दूसरे अग्र कवि के प्रति गहरी श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी है, यानी एक कवि दूसरे कवि के बारे में बता रहा है, उसकी भाषा में आत्मीयता और संरचना का प्रभाव पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या भी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हो गया जीवनी, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसका है, ये प्रेमचंद का है क्या। अब देखो, ये जीवनी का स्वरूप यहाँ पे है, तो जीवनी के में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है।
जीवनी क्या है ये देख लेना, किसी के जीवन के बारे में बताना, ठीक है ना। जीवनी लेखन रचित नायक के जीवन तथ्यों पर आधारित होता है। किसी महत्वपूर्ण जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है जीवनी, ठीक है ना। तो जीवनी के बारे में थोड़ा सा देख लेना। ओके, जीवनी साहित्य परंपरा और विकास तो नहीं देखेंगे। हाँ, स्वतंत्रोत्तर युग जीवनी विधा का उत्कर्ष काल कहा जाता है। स्वतंत्रोत्तर युग क्या है? स्वतंत्रता के बाद का युग। इसको जरूर आप थोड़ा तैयार कर लेना, एज ए उसमें टिप्पणी में लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। स्वतंत्रोत्तर युग यहाँ पे पहुंच करके थोड़ा इसको देख लीजिएगा। चलिए, कलम का सिपाही प्रेमचंद की लिखी हुई है। प्रेमचंद के बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है ना। हो सकता है कलम का सिपाही प्रेमचंद लिख के दे दे, तो इतना यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो आपका ये तैयार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। ये है चरित्र लेखक अमृत राय ने अपने चरित्र नायक प्रेमचंद के वैचारिक और भावात्मक विकास को तत्कालिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। प्रेमचंद के बारे में, है ना। ये है अमृत राय की लिखी हुई है, उन्होंने प्रेमचंद की विचारधारा को लिखा है, बाणी दिया है। तो ये है आपका, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए, वस्तु और संवेदना तो मैं नहीं बोलूंगी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। शिल्पगत वैशिष्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी टायर्ड हो गई कि आवाज भी मेरा निकलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। कलम का सिपाही का शिल्पगत वैशिष्ट यानी विशेषता जरूर देख लेना। शिल्पगत विशेषताएं, संरचनात्मक विशेषताएं, शिल्प, है ना। प्रेमचंद के चरित्र को समग्रता से प्रस्तुत करने लेकर उसके चरित्र के दो मुख्य पक्षों को उजागर किया है। एक तो प्रेमचंद के चरित्र का पहला है निजी पक्ष, है ना, निजी व्यक्तिगत पक्ष, और दूसरा सामाजिक राष्ट्रीय उत्थान। ये दो पक्ष हो गए हैं, ठीक है। चरित्र में प्रेमचंद का चरित्र यदि पूछता है तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। शिल्पगत चरित्र में भी ये दोनों चीजों को लिख सकते हैं। मूल्यांकन जरूर देख लेना। मूल्यांकन, प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य, और साथ में सार्थकता शीर्षक की, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना पड़ेगा। ये है, ठीक है ना। ये यहां पे मिल जाएंगी चीजें आपको। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। आत्मकथा के रूप में क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला के कवि हरिशंकर राय बच्चन की है, ठीक है ना। और वो भारतीय समाज तथा समाज को जानना, सब जब जाति और धार्मिक संस्थाओं का विकास जोरों पर था, उस समय की बात है ये। अंतर्वस्तु मैं नहीं बोलूंगी कि अंतर्वस्तु आप इसको देखो, लेकिन हाँ, बच्चन के आत्मकथा में संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष था, तो एक तरह से आप इसकी विशेषता के रूप में इसको ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, इसमें खुलकर भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा और दिशा के बारे में और भाव विचारों का व्यक्त किया है। लीजिए, उद्देश्य और प्रतिपाद्य मिल गया। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक के विचार या उद्देश्य प्रतिपाद्य क्या है, तो भारतीय समाज में स्त्री की दशा और दिशा जो है उसके भाव विचार के बारे में उसने बताया। परिवार और समाज के प्रतिबंधों को तोड़ते हुए विषम अलग परिस्थितियों में, मजबूर परिस्थितियों में स्त्रियों की मदद करता है, चाहे वह चंपा हो या प्रकाश हो। इन स्त्रियों के प्रति लेखक के अंदर एक भावुकता भरा आकर्षण देखने को मिलता है। तो ये लीजिए आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, स्त्रियों के बारे में ये लिखा गया है, लेखक के विचार ये यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए, संरचना शिल्प जरूर देख लेना। क्या भूलूं क्या याद करूं में, आत्मकथा की रचना के रूप में इसको लिखा गया है, तो संरचना शिल्प देख लीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है ना। चलिए, और उपयोगिता, महत्व और उपयोगिता, जैसे मैंने कहा हर एक का आपको देखना है। प्रतिपाद्य, महत्व, उपयोगिता, सार्थकता, ये तो आपको देखना ही देखना है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, यात्रा वृत्तांत, किन्नर देश की ओर। चलो, ये राहुल का है, तो इनकी किन्नर देश की ओर की समान विशेषताएं देख लेना। टायर्ड, ओके, ये समान विशेषताओं में हो जाएगा, ठीक है ना। ये समान विशेषताओं की हेडिंग हो जाएगी, इसे देख लेना, पॉज कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, 4-4 लाइनें तैयार कर लीजिएगा। इसकी भाषा शैली क्या है, इसे आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए, ये विशेषताएं, भाषागत विशेषताएं यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, भाषागत शैलीगत विशेषताएं। चलिए, और उद्देश्य तो आपको मिल ही गया। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अदम्य जीवन।
ये रिपोर्टाज के रूप में। तो रिपोर्टाज क्या है ये पहले एक तैयारी तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना। अब ये सभी चीजें आप तो फाइनल में पढ़ चुके हो। रिपोर्टाज के लेखक का उद्देश्य अपने वर्ण विषय को लिखे विषय को एक सजीव अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना होता है ना। उद्देश्य ये मिल गया इसमें, ये हो गया उद्देश्य। आंखों देखी घटना के बारे में रिपोर्टाज यही होता है ना, कि आप जाइए, जैसे रिपोर्टर को आप देखते हो बोलते हैं कि लाइव चल रहा होता है ना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आंखों देखा हाल, तो वही होता है रिपोर्टाज करना। और खास तौर पे किसी घटना, युद्ध और इन चीजों के बारे में रिपोर्टाज किया जाता है ना। जो कुछ विशेष गहरी घटनाएं होती हैं, संवेदनशील घटनाएं होती हैं, उनके बारे में रिपोर्टाज होता है ना। तो शब्द चित्र होता है घटनाओं का, क्योंकि आप देखते भी हो उसे, युद्ध चल रहा होता है, झगड़े, कहीं आग लग गई, कुछ हो गया ऐसी जगहों में, तो डायरेक्ट जब लाइव जाके दिखाते हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो वहां जाकर के, है ना। तो उनकी भाषा सजीव, मर्मस्पर्शी, संवेदन जागृत करने वाली होती है चीजें। रिपोर्टाज में कौन कौन से जो रिपोर्टर होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, है ना। तो रिपोर्टाज आधुनिक हिंदी गद्य की एक नवीन विधा है कि इनमें घटना का स्वरूप होता है, जो घटनाएं होती हैं वहां पे जाकर के दिखाना उसे, है ना। चलो ये हो गया। तूफानों के बीच एक विहंगम दृष्टि नहीं देखिएगा, मूल संवेदना दम्य जीवन को जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलो उद्देश्य क्या है, तो अदम्य जीवन युग की उन समस्याओं की अभिव्यक्ति है जो प्रत्यक्षतः अकाल का परिणाम देखती है, और अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन, पूंजीवादी व्यक्ति के स्वार्थ का परिणाम है। चलिए शिल्पगत विशेषताएं। मूल्यांकन तो आपको करना ही है, इसे पॉज कर लीजिए, 4 लाइनें देख लीजिए, बस हो गया। ओके, साक्षात्कार, ऑक्टेवियोपाज क्या कहलाता है ये देख लीजिए। साक्षात्कार पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा है, और आमतौर पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को साहित्यिक स्तर पर नहीं कह सकते हैं, है ना। साक्षात्कार लेना पत्रकारों का व्यवसाय है, लेकिन लेखक भी साक्षात्कार ले सकते हैं, है ना। व्यक्तियों का लिया जाता है, उनके विचार को जाना जाता है। तो साक्षात्कार विधा का वैशिष्ट्य क्या है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्टेवियोपाज से उनके विचार जानने समझने से पहले जान ले कि साक्षात्कार विधा क्या है, लीजिए, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, इसे पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ऑक्टेवियोपाज जो है इसमें साक्षात्कार क्या क्या स्थान है साक्षात्कार का, तो साहित्यिक विधा के रूप में साक्षात्कार यहाँ पे दिया है, तो प्लीज इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ठीक है ना। चलिए ओके। ऑक्टेवियोपाज कवि और कला चिंतक के रूप में, तो ये साक्षात्कार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लेना, इन दोनों को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा। मुद्दे कौन कौन से हैं, साक्षात्कार के उठे प्रश्न का विवेचन, यानी कि ऑक्टेवियोपाज के साक्षात्कार पर मुद्दे कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वैचारिक प्रतिबद्धता पहले हो जाती है ना, ये देखिए, कोई आदर्श या कला का प्रतिमान नहीं हो सकता है। फिर भारतीय कला और साहित्य पर विचारते मुद्दे, ये देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है ना। चलिए भाषा शैली हम नहीं देखेंगे, अब यहाँ से आप इसको देख लेना, यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण विधा है साक्षात्कार, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये आपका जो मैं कह रही थी ना कि इसमें आपके भी, तो आपका ब्लॉक 6 तक मैंने कंप्लीट करा दिया। अभी ये जो है 21 ना, ये आपका इसमें MSD 04 में पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से भी कुछ लेसन है। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट आपको, जैसे कि एक कवि के रूप में तो अरविंद त्रिपाठी के बारे में कुछ जिराय का दिया हुआ है, हालांकि इंपॉर्टेंट है नहीं, स्कंद गुप्त का दिया हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब यहाँ पे आ गया ना, इन्हीं का था ना, किसका था ये। तो यहाँ पे अब इस नाटक को समझाया गया है, तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा, ई ज्ञान कोश पे जाकर के डाउनलोड कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना, राइट। तो इसे जरूर आप पढ़ना देखना, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने कुछ 1-2 मैंने ओपन भी किया था, फिर उसमें मैंने टिक भी लगा करके रखा था, तो जैसे ये हो गया, फिर इसमें कुछ है क्या, नहीं है, रुको मैं बताती हूँ आपको। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये आ गया है, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब आप इसमें ओपन
करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, और साथ में ये हिंदी गद्य विवेचन। हालांकि आप पहले वाला पढ़ लेंगे जितना मैंने दिया, और उसमें गद्य वाला तैयार कर लेना। 30 नंबर का क्वेश्चन आपका गद्य से आता है, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो इसे जरूर आप तैयार कर लेना। ओके, चलिए, ये अंधेर नगरी चौपट राजा आ गया ना। देखिए, रंगमंची अध्ययन, इसकी मैं बात कर रही थी। ये देखिए, तो यहां से क्वेश्चन आपसे, यहां से भी आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, ये आधुनिकता एवं समसामयिकता की प्रस्तुति, यानी कि बहुत उस टाइम की एक लिखी गई स्टोरी है, लेकिन आज के टाइम में कैसे फिक्स होती समसामयिकता, प्रासंगिकता को लेकर के एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी थोड़े से आपके निकल जाते हैं, आप आंसर आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आलोचनात्मक व्याख्या भी पूछ सकता है अंधेर नगरी का, तो ये इसे जरूर आप देख लेना। तो यही सब इसमें दिया हुआ है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। प्रसाद का नाटक आ गया है। चलो, इसे देख लेना है आप, आजकल इतना काफी है, ठीक है। निर्देशक की पहल, हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आधे अधूरे का जैसे दिया हुआ है, मैं कह रही थी ना। तो आधे अधूरे के चरित्रों की परिकल्पना में सूक्ष्मता, सफाई, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता कम है। तो जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, यदि बुक से नहीं हो पाती हैं। पति पत्नी के बीच के रिश्ते की बात है, तो आप इन्हें देख लेना, बहुत ज्यादा है ना। छोड़ते हैं इसे, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ में टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। और ये था आज का आपका एमए हिंदी का MSD04। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।